अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस मोस्ट पावरफुल एंड अमेजिंग वीडियो ऑफ एमएस वर्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होम टैब के बाद इंसर्ट टैब। होम टैब हमने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था लास्ट टाइम। अब इंसर्ट टैब को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होता है दैट इज कवर पेज। अब कवर पेज क्या होता है? देखो, कवर पेज का मतलब होता है जो बुक का पहले वाला पेज होता है, वो कवर पेज जो होता है किसी बुक का या किसी कॉपी का या नोटबुक का या बुक का, तो वो कैसे बनाया जाता है? वो बनाया जाता है कवर पेज से। देखो, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मेरे सामने ओपन होते हैं। नीचे होता है रिमूव करंट पेज। अगर आपको करंट पेज कोई चल रहा है उसको रिमूव कर दो। कोई बड़ा वाला टेम्पलेट, जैसे मैंने ये वाला टेम्पलेट उठा लिया, तो इसमें क्या आया मेरे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है पिकअप डॉक्यूमेंट टाइप। ये जो बुक है ये किसके बारे में है? फॉर सपोज मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ, मैं लिखता हूँ ये बुक है जस्टिस के बारे में, JUSTICE, जस्टिस के बारे में है। कुछ इस तरह से किस साल पब्लिश हुई है? 2012 में पब्लिश की हुई है। यहाँ पे आप आथर के बारे में कुछ लिख सकते हो। बैक स्पेस करने के बाद एडिशन 1 आ रहा है, जैसे कि आपका एडिशन 1 है। एडिशन आप लिख सकते हो, पहला पहला एडिशन है इस बुक का। तो ये वाला पेज जो है ये फ्रंट पेज है, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है साथ में। इसका मतलब होता है ये बुक का बैक पेज है। तो हमें क्या करना है, इनको अगर हमें फिर खुद से कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप इंसर्ट में आके शेप्स शेप्स का इस्तेमाल करो, पिक्चर का इस्तेमाल करो और ये बना सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इसको कलर वगैरह करना है तो पेज लेआउट में आओ। यहाँ पे पेज कलर है, आप इस पेज कलर पे क्लिक करोगे, साथ में आप दोनों को कलर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये दरअसल अभी एक कवर पेज है किसी बुक का। अगर सेकंड ऑप्शन जो है वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है अगर आपको खाली पेज ऐड करना है। देखना, यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ लो, अगर आपको इस पेज के बाद में एक पेज चाहिए तो कर्सर को लास्ट पे लाओगे जहाँ टेक्स्ट है, आफ्टर देन आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करो तो यहाँ एक पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर पहले चाहिए तो ऑन से पहले कर्सर रखो, देन आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करो। तो अब अगर मैं जूम कम करके दिखाता हूँ तो देखो ये जो लिखा हुआ है जिसपे टेक्स्ट है ये बीच में आ गया, यहाँ पर भी एक खाली पेज है और यहाँ पर भी एक खाली पेज है। या यहाँ पे चाहिए तो कर्सर इस पे रखो, ब्लैंक पेज करो तो देखो इनके बाद एक यहाँ पेज ऐड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं पेज ब्रेक। दरअसल ये पेज ब्रेक क्या है? पेज ब्रेक का मतलब होता है यहाँ पे पेज को ब्रेक नहीं किया जाता, यहाँ पे टेक्स्ट को ब्रेक किया जाता है। मीन टू से कि यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ से आगे जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, यहाँ पे लुक से आगे वाले जो हैं 3 4 पैराग्राफ, ये मुझे दूसरे पेज पे चाहिए। तो मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, उसके बाद मैं पेज ब्रेक करता हूँ, आप देख लो बाकी का टेक्स्ट दूसरे पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ से आगे जो लास्ट वाला पैराग्राफ ये मुझे एक और पेज पे चाहिए, तो पेज ब्रेक करूंगा तो देखो ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे चला जाएगा। अब ये वाला जो है इसमें मैं 2 पैराग्राफ इसमें छोड़ूंगा, तो पेज ब्रेक करूंगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से पेज ब्रेक के थ्रू आप किसी टेक्स्ट को दूसरे पेज पे शिफ्ट कर सकते हो। अब उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज टेबल। क्योंकि टेबल जो है ये बहुत लंबा टॉपिक है। टेबल करते हैं तो इसके 2 मिनी चैप्टर खुल जाते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले बात करें टेबल को सिखाने के लिए, मैं आपको बताऊं कि जो टेबल होती है ग्रिड लाइन से बनती है और वो ग्रिड लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में रहती है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि वो टेढ़ी है, जो मैंने अभी डाल दी, जो खड़ी लाइंस होती है इनसे कॉलम बनते हैं। अभी मैं आपको बताऊं इसमें क्या है, तो आप ये कह सकते हो सर इसमें एक रो और 2 कॉलम है। इस तरह से करते जाएंगे। यहाँ ऊपर 2 into 4 देखोगे आप, ये यहाँ पे इंडिकेट करता है कितने कॉलम्स और कितने रोज हैं। जितना मैं नीचे आता हूँ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 8 हैं आपके पास रोज और 2 हैं आपके पास कॉलम्स। ऐसे में जाऊँ तो 3 कॉलम, ऐसे एक थोड़ा सा आगे जाता हूँ, एक स्टेप आगे तो 4 कॉलम्स हैं। वो होता है सेल, ये होता है सेल। सेल वो चीज होती है जो टेबल में ग्रिड लाइन से बनती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से, और सेल के 4 कोने होते हैं। आप समझ सकते हो इसमें 4 कोने हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने पूरा ड्रा किया अगर यहाँ तक, जैसे ही मैं ड्रा करता हूँ ओके करने के बाद आप देखोगे इसके जो मेन चैप्टर्स हैं, बाहर में क्लिक कर वो यहाँ पे देखो होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, और उसके बाद रिव्यू और व्यू। यहाँ तक पे ये पूरे का पूरा एमएस वर्ड हमें पढ़ना होता है। लेकिन अगर मैं, आप देखना व्यू के आगे 2 चैप्टर और खुल जाएंगे, लेकिन अगर मैं टेबल के बीच में कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे देखो डिजाइन एंड लेआउट। दरअसल ये 2 चैप्टर मिनी चैप्टर हैं टेबल के, इनमें जो भी ऑप्शन है किसके रिगार्डिंग है? टेबल के रिगार्डिंग।
तो डिज़ाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे देख लो ये सारे ऑप्शन टेबल के रिगार्डिंग। लेआउट पे क्लिक करो, ये सारे ऑप्शन टेबल के रिगार्डिंग। दूसरा वाला पेज लेआउट यहाँ होता है वो मैन चैप्टर होता है, ये वाला जो लेआउट होता है ये मिनी चैप्टर होता है किसका, टेबल का। फिट है, जैसे मैंने टेबल डाला, अब टेबल डालने के बाद मुझे पहले सिलेक्शन टूल समझना है, मैं कैसे सिलेक्ट करूँ। रो को सिलेक्ट करना है आपको, एक रो को तो आप माउस से ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे भी तरीके हैं सिलेक्ट करने के, वो बाद में सीखेंगे, फिलहाल नॉर्मली हम सीखते हैं। अगर मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मैं इस तरह से कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, जैसे हम टेबल को ड्रा करते हैं तो इस कोने पे एक प्लस का साइन आता है, आप देख लो यहाँ पे, जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो प्लस है इसके ऊपर क्लिक करो तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब टेबल को बड़ा करना है तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है, एक डब्बा, इसको थोड़ा सा खींचोगे टेबल खुद ब खुद बड़ी होती जाएगी। उसके बाद 7 8, यहाँ आपको एक और चाहिए रो, तो आप शॉर्टकट तरीका ये भी है कि आप जो ये लास्ट वाला रो है यहाँ पे कर्सर बाहर क्लिक करो, बाहर जैसे ये ब्लिंक होगा एंटर करो, एक नया रो आपके सामने ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा मेथड यहाँ से होता है, इसके डिज़ाइन और लेआउट जो चैप्टर हैं इनमें से भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे अपने टाइम पे। सेल एड्रेस, अगर हम सेल एड्रेस नहीं जानते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो दो है इसका सेल एड्रेस क्या है, इसको सेल एड्रेस को पता करने के लिए याद रखना, जो रोज होते हैं उनको काउंट किया जाता है 1 2 3 4 से, और जो कॉलम्स होते हैं उनको काउंट किया जाता है ए बी सी डी से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी इस तरह से, सी डी ई एफ जी ऐसे, और अगर रोज हैं हॉरिजेंटल में तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिना जाता है। अब मुझे यहाँ इसका पता करना है जिसमें 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको मैं कलर करके रखता हूँ कि ये जो 2 ये वाला सेल है, मुझे इस सेल का पता करना है, इसका एड्रेस क्या है। जैसे मैं गिनता जाऊंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इट मीन्स जे, और यहाँ से गिनूँ तो 1 2, यानी कि J2, इसका आपको जो एड्रेस मिलेगा वो मिलेगा J2। फिर मैंने लिखा ये Y, इसका पता करना है तो मुझे A B C D, यहाँ से आ गया D, फिर 1 2 और 3, D3। और उसके बाद जो टेबल है उसको ड्रा करने का दूसरा तरीका होता है इंसर्ट टेबल। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, यहाँ पे डिफॉल्ट इतने ही मिलेंगे आपको रोज एंड कॉलम्स। अब आपको एक्स्ट्रा लगाना है तो सेकंड वाला मेथड यूज करो, इंसर्ट टेबल। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। अब जैसे मुझे कॉलम्स चाहिए 5 6 7 8, ठीक है, 8 कॉलम्स चाहिए, और रोज मुझे चाहिए 4, 1 2 3 और 4। ऐसा करने के बाद यहाँ पे ऑटो फिट बिहेवियर जो होता है, इसमें फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखोगे, यानी कि जो भी कॉलम होंगे उनके बीच में जो जगह होगी वो सबकी सेम रहेगी, ऑटो फिट रहेगा। उसके बाद होता है कंटेंट, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ये मैं आपको जो इसका लेआउट टैब है उसमें पढ़ाना है मुझे, उधर ही मैं सिखा दूंगा। देन आप इन दो को छोड़ने के बाद फिक्स्ड कॉलम विड्थ को एक्टिव रखने के बाद ओके करोगे। अब देखो आपके पास 1 2 3 और 4 आगे रोज, कॉलम्स आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से दूसरा तरीका है टेबल को ड्रा करने का। तो कट करने के बाद फिर आते हैं इंसर्ट में, टेबल के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं, थर्ड ऑप्शन होता है ड्रा टेबल। ये तब लगता है जब आपको पता होता है मेरे पास कितना डेटा है। जैसे मेरे पास डेटा है सीरियल नंबर, नेम, पेरेंट एज और मार्क्स, बस इतने से। तो यहाँ से मैं अपने हाथ से ड्रा करूँगा टेबल को, और मुझे कितनी जगह चाहिए मैं उतना अपनी मर्जी से रखूँगा। जैसे सीरियल नंबर के लिए बस मुझे इतनी सी जगह चाहिए, ये रख लो। पेरेंट नेम थोड़ा बड़ा है तो इतनी जगह रखो, पेरेंट एज भी बड़ा है तो इतनी जगह रखो, और उसके बाद क्लास है तो ये, और उसके बाद मार्क्स हैं उसका ये, और रिजल्ट पास या फेल। अब मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में भी डाला। अब यहाँ पे सीधा मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, और इसके बाद यहाँ पे लिखा नेम, और उसके बाद लिखा पेरेंटेज, पेरेंटेज के बाद जैसे क्लास, मार्क्स, और मार्क्स के बाद यहाँ पे टोटल, ये ना रिजल्ट। इस तरह से मैं बना सकता हूँ अपनी मर्जी से।
ठीक है। तो तीसरा तरीका होता है जो आप अपनी मर्जी से बनाओगे, कट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। फिर से इंसर्ट में आ जाओ, इंसर्ट में आने के बाद एक और ऑप्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास टेक्स्ट है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो टेबल में, तो कैसे करोगे। देखो यहाँ पे मैं CSV मेथड यूज करूंगा, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। मैं कुछ वैल्यू लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा S.NO सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने किया नेम, नेम के बाद फिर से कामा, कामा के बाद मैंने लिखा रोल नंबर। ठीक है। अब एंटर करने के बाद सीरियल नंबर मैंने दिया 1, नेम मैंने लिखा जैसे इरफान, और कामा करने के बाद रोल नंबर मैंने लिखा 12, फिर से एंटर किया सेकंड सीरियल नंबर, और यहाँ पे नाम मैंने लिखा जैसे RFAKAT रफाकत, और यहाँ पे रोल नंबर मैंने दिया 13। अब ये मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है टेबल में। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मगर ये ऑफ रहता है। क्यों ऑफ रहता है? जब तक आप सिलेक्ट ना करो ये ऑन नहीं रहेगा। तो यहाँ से इस तरह से डेटा को सिलेक्ट करो, टेबल के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करो, अब देखो ये एक्टिव हो चुका है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो मगर ये वाला जो है आप जब भी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करोगे तो एक चीज जरूर नजर रखना कि आपका जो डेटा है ये किससे सेपरेट हुआ है। तो मेरा डेटा कामा से सेपरेट हुआ है, हर एक के बीच में मैंने कामा लगा के रखा है, यहाँ पे देख लो, यानी कि मैंने CSV मेथड यूज किया है, कामा सेपरेटेड वैल्यू, CSV का फुल फॉर्म होता है। तो आप टैब का भी इस्तेमाल करो, क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करो, फिर वो वहां पे लिखना पड़ता है लास्ट में, मैं भी दिखाऊंगा कहाँ। जैसे आप ऐसे लिखना, अभी तक आप देखोगे एक्टिव नहीं हुआ है, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद एक बार फिर क्लिक करो, एक्टिव हो गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ पे आता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ये खुद ब खुद आ गया सारा कुछ जो बाय डिफॉल्ट था। लेकिन यहाँ पे देखो नीचे सेपरेटेड टेक्स्ट ऐड, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है ये सेपरेटेड किससे हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कामा आ चुका है। अब आपने बीच में अगर क्वेश्चन मार्क डाला होता तो यहाँ पे आप अदर में क्वेश्चन, यहाँ से हटाकर आप क्वेश्चन मार्क बैक स्पेस करके लगा देते। पैराग्राफ से भी आप कर सकते हो। टैब अगर आपने बीच में इस्तेमाल किया है डेटा में, तो फिर आप यहाँ पे ये इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मैंने कामा एक्टिव ऑटोमेटिक किया हुआ है, तो ओके करते हैं। जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे देख लो आपके पास टेबल बन के आ चुकी है, सीरियल नंबर अलग, नेम अलग, रोल नंबर अलग, और इस तरह से मेरे पास ये टेक्स्ट जो है ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं कंट्रोल जी से वापस लाता हूँ। शॉर्टकट मेथड भी होता है इसका टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या है? शॉर्टकट की है ऑल्ट एन टीवी। ऑल्ट एन जब आप करते हो, पहले सबसे पहले इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करोगे ऑल्ट एन टीवी, आपको सीधा वहीं पे आ जाएगा जो आपने यहाँ से टेबल में से ऑप्शन क्रिएट किया था। तो कामा इधर भी आया, देन ओके करो। तो याद रखना आपके पास जो शॉर्टकट की है टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल, वो क्या है? ऑल्ट एन टी और वी। और कट कर देता हूँ टेबल को, इंसर्ट में आता हूँ, फिर से यहाँ पे ऑप्शन देखता हूँ और कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे ड्रा टेबल भी हो गया, इंसर्ट टेबल भी हो गया, और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब एक्सेल स्प्रेडशीट, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सेल में काम करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करोगे सीधा आप एक्सेल में चले जाओगे। उसके बाद होता है क्विक टेबल। क्विक टेबल जो ऑप्शन है, इसमें हम जैसे कैलेंडर की तरह टेबल हम बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट मिलता है, इसमें आप हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने क्लिक किया और ये मैं आया, आप यहाँ से हटा दो, इसमें आप लिख लो डेली, ROUTI यानी रूटीन, ठीक है ना। और इस तरह से आप संडे मंडे को ऐसे रखो, इसमें आप लिखो या कुछ और, आप अपनी मर्जी से इसको बनाओगे। ये भी टेबल ही है, यहाँ पे देखो डिजाइन लेआउट का ऑप्शन खुल चुका है। टेबल के कितने तरीके हैं? पहला तरीका ये मैंने सिखाया, यहाँ से सिलेक्ट करके टेबल बनाओगे। दूसरा, इंसर्ट में सीधा कमांड दोगे कितने आपको रो और कितने कॉलम्स चाहिए। ड्रा टेबल में अपने हाथ से सीधा आप नॉर्मली ड्रा करोगे टेबल, देन उसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करोगे और एक्सेल में काम करोगे। क्विक में कुछ बनाई टेबल्स आपको मिलेंगे कैलेंडर की शेप में। टेबल के जो 2 चैप्टर हैं इनको वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने टेबल में कर्सर रखा, यहाँ पे एक ऊपर चैप्टर खुला डिजाइन, दूसरा खुला लेआउट। ये दोनों चैप्टर दरअसल किसके रिगार्डिंग है? टेबल के। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। डिजाइन में जो ये आपको हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, ये 6 ऑप्शन जो हैं, ये ऐसे काम नहीं करेंगे। ये तब काम करेंगे जब आप टेबल स्टाइलिश वाली कैटेगरी में से एक ऐसी टेबल उठाओगे जिसका पहला रो और एक कॉलम कलर में होना चाहिए। ये वाला उठा लिया, ठीक है। उठाने के बाद आप देख लो मैंने उठाया है ब्लैक, आप चाहो तो ये वाला उठा सकते हो। उठाने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे अनचेक करता हूँ सबको, ठीक है। अनचेक करने के बाद देखिए टेबल कैसी नजर आ रही है।
अब मुझे सबसे पहले ऊपर वाला जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला रो, इस रो को बोला जाता है हेडर रो। अगर मुझे इसमें कलर करना है, दरअसल ये सारे स्टाइल कलर के रिगार्डिंग है, बट अप्लाई होंगे सिर्फ टेबल स्टाइल में से एक ऐसी टेबल पे जिसका एक कॉलम और एक रो कलर में होना चाहिए। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे कर्सर रख दो, आप हेडर रो कर दो, तो किस में कलर हो गया, हेडर रो में। टोटल रो का मतलब होता है जो सबसे नीचे वाला ये वाला रो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें अगर आपको कलर करना है, कर्सर यहाँ पे रख दो, टोटल रो कर दो, तो यहाँ पे कलर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम अगर पहले कॉलम में आपको करना है तो इस तरह से, लास्ट कॉलम अगर लास्ट कॉलम में करना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम्स का। इसका मतलब होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स होंगे। इसका जो एक कॉलम है इसमें एक कलर होगा, ये जो कॉलम है इसमें दूसरा कलर होगा, ये जो कॉलम है इसमें फिर से वही रिपीट होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स बट रिपीट होंगे। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे कर्सर रखा मैंने, तो मैंने किया बैंडेड कॉलम्स, क्योंकि ये खड़े हैं तो कॉलम्स हैं। इस तरह से आप देख लो, ये कलर ये कलर ये कलर कुछ ये ऐसे इस तरह से आए, तो अनचेक कर दो आप, ये वापस हट जाएंगे। उसके बाद आता है बैंडेड रोज। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल वे में एक रो को एक कलर होगा, दूसरे को दूसरा, तीसरे को फिर से वही, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स बट चेंज होते जाएंगे। इसके लिए मैं हेडर रो को पहले क्या करता हूँ, खत्म, यानी हेडर रो पे क्लिक करके इसको हटा दिया। अब करता हूँ बैंडेड रोज, आप देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स, यहाँ पे देखो एक कलर है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे फिर से वो, यहाँ पे फिर से व्हाइट। तो ये ऑप्शन 6 आपके हो गए। और उसके बाद हम बात करते हैं, यहीं पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करो तो ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन यहाँ पे है मॉडिफाई टेबल। अब मॉडिफाई टेबल का क्या मतलब होता है कि अगर आप अपने मनपसंद तरीके से टेबल को मॉडिफिकेशन देना चाहते हो कि उस टेबल के अंदर टेक्स्ट कैसा हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो, टेक्स्ट के अंदर टेबल के अंदर कलर वगैरह कैसा हो, सारा कुछ आप मॉडिफाई कर सकते हो टेबल को अपनी पसंद से। ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको कट करता हूँ, न्यू एक टेबल डालता हूँ। आप चेक कर सकते हैं एक नई टेबल डाली मैंने, और थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। अब नीचे ऑप्शन मॉडिफाई टेबल पे एक बार क्लिक करो तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन खुल जाते हैं। पहला होता है नेम, इसमें टेबल ग्रिड को ही छोड़ दो क्योंकि टेबल जो है वो ग्रिड लाइन से ही बनती है। ठीक है। आफ्टर दैम ये स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल टेबल है, हमने नॉर्मल टेबल इस्तेमाल किए, यहाँ पे हमने कोई और टेबल इस्तेमाल नहीं किए, तो इसको आप टेबल नॉर्मल ही छोड़ दो। यहाँ से हमने ये बाकी जो टैबलेट्स हैं ये दरअसल टेबल स्टाइल की बाकी टैबलेट्स हैं, लेकिन हमने टेबल नॉर्मल अप्लाई की हुई है तो नॉर्मल छोड़ देना। अप्लाई फॉर्मेटिंग टू होल टेबल, इसका मतलब होता है कि जो आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे वो सारी टेबल को अप्लाई होनी चाहिए, या किसी कॉलम को या रो को या हेडर रो को, देख लो। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से टोटल रो को करना चाहते हो फॉर्मेटिंग तो टोटल रो को करो, हेडर रो को तो टॉप वाले को तो टॉप वाले को करो, फर्स्ट कॉलम को करना चाहते हो, ऑड को करना चाहते हो, इवन को करना चाहते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में मैं एक ही बार करके दिखाता हूँ होल टेबल को। ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑप्शन है छोटे, ये आप खुद से भी कर सकते हो, टोटल रो की नॉर्मल एक रो की सेटिंग करनी पड़ती है। तो मैं करता हूँ होल टेबल पे क्लिक, तो होल टेबल सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले कि आप टेबल में जो आपकी टेबल है ऑलरेडी, इसमें लिखना किस स्टाइल में चाहते हो। इंग्लिश के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आप रॉकवेल एक्स्ट्रा बोल्ड रखोगे तो कुछ इस तरह से मोटा मोटा लिखने में आएगा जब आप टेबल में लिखोगे। अभी ये प्रीव्यू टेबल है। ठीक है। कॉपर ब्लैक तो इस तरह से, अभी मैंने फिलहाल कॉपर ब्लैक रखा है। तो यहाँ पे आप देखो माइनर चेंजेस होती जा रही हैं, इसमें जनवरी फरवरी मार्च खुद से लिखा हुआ आ रहा है। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर हमने तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैसे लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये प्रीव्यू टेबल होती है। जनवरी फरवरी मार्च इसलिए लिखा रहा है, ये प्रीव्यू है आपको दिखाने के लिए कि जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करोगे वो होगी कैसे, और जब आप लिखोगे तो इस तरह से लिखने में आएगा। ठीक है। तो मैंने कॉपर ब्लैक रख दिया फिलहाल। स्टाइल लिखने का साइज कितना रखते हैं, टेबल में जो टेक्स्ट होगा उसका साइज होना चाहिए 16, आई थिंक इतना बड़ा करते हैं थोड़ा। और बोल्ड होना चाहिए तो मैं बोल्ड भी रख देता हूँ। इटैलिक होना चाहिए इस तरह से, थोड़ा टेढ़ा, इटैलिक नहीं रखते हैं। और उसके बाद अंडरलाइन रखेंगे सबके नीचे की, सबके नीचे अंडरलाइन हो, इस तरह से देखो हरे के नीचे अंडरलाइन आ रही है। अब यहाँ से हम कलर चूज करते हैं, तो यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा उसका कलर रेड होना चाहिए, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है। मॉडिफाई खुद से कर रहा हूँ टेबल को। तो लैटिन वगैरह और कम्प्लेक्स इसमें से आप लैटिन को छोड़ दो स्टाइल को। यहाँ से आप देख लो जो बॉर्डर है, बॉर्डर में आप डबल बॉर्डर लगाना चाहते हो
या सिंगल बॉर्डर या इस तरह से डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे टेबल के। तो मैं कुछ ये वाला स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। ये डाउनलोडिंग ऑप्शन हुआ करता था, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। कितना मोटा रखना है 3 पॉइंट्स पे बाय डिफॉल्ट है। आप अगर यहाँ से कोई और टेबल उठाओगे, तो जैसे मैंने ये टेबल उठाई है 2 बॉर्डर वाली, इसके स्टाइल यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे है, 3 पॉइंट्स पे है। तो मैं फिलहाल करता हूँ ये वाला, तो यहाँ से इसको मैं देता हूँ 6 पॉइंट, इस तरह से हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बॉर्डर उठाएं। तो मैं फिलहाल अपने पुराने बॉर्डर के साथ ही जा रहा हूँ, ये वाला बॉर्डर जो पहले अप्लाई किया था। देन साइज इसका यही 3 पॉइंट्स पे रखता हूँ। अब यहाँ पे है ऑटोमेट, यानी कि कलर आप कौन सा देना चाहोगे। ठीक है, आप टेबल में ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को कौन सा कलर दोगे। जैसे मैंने किया कि मुझे ऐसी बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे ये वाली बॉर्डर चाहिए, ये कलर। बॉर्डर तो यही चाहिए लेकिन बॉर्डर का कलर मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको होम टैब में पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे समझने की बात है कि आप अगर नो बॉर्डर्स करोगे तो तुम्हारी टेबल यहाँ पे भी प्रीव्यू में देखो नो बॉर्डर आएगी, लेकिन तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स देगी। इस तरह से आपकी टेबल बनकर आएगी, क्योंकि मैंने ऑल बॉर्डर्स रखा है। अब टेबल के अंदर कलर करना है कि नहीं, जैसे आप टेबल के अंदर फॉर सपोज ये वाला कलर कर देते हो, तो देखो टेबल के अंदर ये वाला कलर हो गया, यानी कि सेल के अंदर का कलर वो यहाँ से होगा। ठीक है, बॉर्डर का कलर होगा यहाँ से और टेक्स्ट का कलर होगा यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। यहाँ पे देखो अभी इस तरह से मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ एक बार क्लिक, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गया। आप चाहो तो टेक्स्ट को और इस तरह से रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे एक डब्बा है और बीच में कुछ ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, तो दूर से पता चलता है कि ये टेबल का एक सेल है और सेल के अंदर ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो आप इस तरह से रखोगे तो बॉटम में आएगा, मगर सेल के बॉटम में टेक्स्ट। ठीक है, और देन यहाँ पे रखोगे तो इस तरह से आएगा। मैं रखता हूँ फिलहाल मेरे अपने केस में मिडिल में रखता हूँ, इस तरह से हो गया मिडिल में। अब नीचे ऑप्शन आता है ओनली दिस डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। हमें रखना है ओनली दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि फिलहाल मैं इसी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर रहा हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट्स पे अगर करता हूँ तो आने वाली टेम्पलेट ऐसे ही बन के ऑटोमेटिक आएंगी, वो हम नहीं करेंगे। यहाँ ऑप्शन होता है फॉर्मेट, यानी कि आप और कुछ करना चाहते हो यहाँ पे, फॉन्ट को, पैराग्राफ को, टैब को, टेबल प्रॉपर्टीज को, बॉर्डर एंड शेडिंग को। मैं फिलहाल कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं ओके करूंगा। लेकिन ओके करने से पहले एक बात बताऊं, जो इसमें लिखा हुआ है वो इस टेबल में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जितनी भी सेटिंग्स मैंने अप्लाई की है, यानी कि मैं जब लिखने की कोशिश करूंगा तो जनवरी रेड में आएगा, बॉर्डर्स इस तरह से आएंगे, और जो भी मैं लिखूंगा ये सेंटर में रहेगा, सेल के सेंटर में। तो मैं करता हूँ ओके। अब देख लीजिए मेरे पास टेबल कैसे बनकर आई। अब मैं इसमें लिखता हूँ JAN, देख देख लीजिए आप। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा 90। आप देखो अंडरलाइन मैंने वहां पे ऑप्शन चूज किया था, देखो अंडरलाइन हो रहा है ऑटोमेटिकली। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मॉडिफाई टेबल। और उसके बाद आता है क्लियर। अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो वो सेटिंग सारी क्लियर हो जाएंगी। देन नीचे ऑप्शन एक आता है न्यू टेबल स्टाइल। अगर आप न्यू टेबल स्टाइल वही जो पहले मैंने पढ़ा है, अगर आप करना चाहते हो तो फिर से वही ऑप्शन है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे टेबल स्टाइल वाला पोर्शन हमारा हुआ खत्म। अगर आपको एक सेल इसमें या इस सेल में आपको कलर करना है अपनी मनपसंद का, या इस कॉलम में या इस रो में आपको अपनी मनपसंद का एक कलर करना है, तो आप वो कैसे करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन होता है शेडिंग। सेल में आप ऐसे कर्सर रखोगे तो सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन होता है सेल को सिलेक्ट करने का। देन हम शेडिंग में जाते हैं, यहाँ ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरह से, आप कोई भी कलर एक सेल में कर सकते हो। अब दूसरे सेल में आप उठाओ, चाहो तो ये कलर कर दो, तीसरे में आप चाहो तो ये कलर कर दो। सेल के अंदर कोई भी अपनी मनपसंद का कलर आप कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्या ये शेडिंग से हम एक कॉलम में कर सकते हैं कलर। बिल्कुल, ऐसे आप सिलेक्ट करो, देन आप शेडिंग में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन होगा ऐसे, आप देखो एक कॉलम को कर सकते हो। अब अगर रो को करने की कोशिश करो तो इस तरह से हॉरिजेंटल वे में एक रो को सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे जाओ शेडिंग में, और उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे करो तो आप देखो पूरे रो को भी कलर हो सकता है। अब एक ही साथ पूरी टेबल को कलर करने की कोशिश करो तो ऐसे टेबल को सिलेक्ट करो, जो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है इसके ऊपर कर्सर रखो, टेबल सिलेक्ट होगी। शेडिंग में जाओ, आप एक ही कलर इस तरह से कर सकते हो पूरी टेबल को। ठीक है,
तो हटाने की अगर कोशिश करोगे कि ये कलर मुझे हटाना है, तो आप इस तरह से सिलेक्ट करो, शेडिंग में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन आता है नो कलर, आप कर दो इसको नो कलर। अब देखो कलर जो था वो हट गया। उसके बाद ऑप्शन आता है बॉर्डर्स का। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि बॉर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं। ये ऑलरेडी टेबल बॉर्डर्स में तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होम टैब के अंदर अच्छे से डिफाइन हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पेन कलर की। अब आप चाहते हो बॉर्डर्स को आप अपनी पसंद से कोई कलर वगैरह करना चाहते हो, देखो तीन तरह से आप कर सकते हो। एक यहाँ से भी आप कर सकते थे, एक शेडिंग वगैरह से कलर कुलर कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ से आप अगर बॉर्डर अपनी पसंद की लगाना चाहते हो और बॉर्डर को अपनी पसंद का कलर करना चाहते हो, बॉर्डर होता है आउटलाइन ऑफ द टेबल, तो फिर वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले अपनी टेबल का जो बॉर्डर है बाहर से उसका स्टाइल उठाएंगे। तो हमने कौन सा स्टाइल उठाया, फर्स्ट सपोज हम उठाते हैं ये वाला स्टाइल, ठीक है। और ये कितनी मोटा आपको रखना है, याद रखना एक चीज कि जैसे ही आप यहाँ से उठाओगे टेबल स्टाइल, ये वाला ड्रॉ टैब बॉर्डर्स करोगे तो ये ऑप्शन ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं वो काम अब यहाँ से हो रहा है, ठीक है। एट अ टाइम यहाँ पे दो काम साथ नहीं होंगे, तो ये वाले ऑप्शन ऑफ हो जाएंगे, ये ऑन होंगे जब तक ये वर्किंग में है। तो आप देखो यहाँ से टेबल के जो बॉर्डर है उसको कितने पॉइंट्स पे मोटा रखना है आपको, आप यहाँ से 3 पॉइंट्स पे भी रख सकते हो इस तरह से। अब बॉर्डर्स जो है उनको कलर कौन सा करना है, आप रखो जैसे रेड कलर, आपने रेड कलर किया, आपने पेन उठाई, मेरा जो कर्सर है वो पेन में चेंज हो गया, देखो यहाँ पे। अब मैं ऐसे पकड़ूं एक बार, ऐसे इसको सिलेक्ट करूं यहाँ तक, तो मेरी वो जो बॉर्डर है, 3 बॉर्डर्स मैंने लगाई थी, इतने मोटे रखी थी, तो वो होगी। अब यहाँ से मैं पकड़ता हूँ और नीचे तक ड्रैग करता हूँ, देखो अब इस तरह से। अब आप बोलोगे सर बार बार इस ऐसा करने से बेहतर है ना कि एक ही बार कर दें, तो यहाँ पे एक बार कोने में आके आप पहले टेबल को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, टेबल होगी सिलेक्ट यहाँ कोने से। और उसके बाद यहाँ बॉर्डर्स में आओगे, आप करोगे ऑल बॉर्डर्स। जैसे ही ऑल बॉर्डर्स करोगे, अब देखिए फुल टेबल को बॉर्डर्स वही लगी जो हमें लगाने थे। तो ये ड्रा बॉर्डर्स वाला सेक्शन था। इसमें लास्ट में है इरेजर, आप अगर इरेज करना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरह से आप इरेज कर सकते हो बॉर्डर्स को। देखो जैसे मैं बॉर्डर्स को इरेज कर रहा हूँ, और उसके बाद इरेज पे दोबारा क्लिक करो, इरेज बंद हो जाएगा। तो इसी के साथ पहला डिजाइन वाला चैप्टर जो हमारा है टेबल का वो हुआ खत्म। अब स्टार्ट करते हैं लेआउट वाला टैब। लेआउट वाले टैब में क्या क्या ऑप्शन है, इन्हीं को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेआउट में सबसे पहले ऑप्शन होता है सिलेक्ट, कि आप किसी सेल को, रो को, टेबल को कैसे सिलेक्ट करोगे। नॉर्मली सेल सिलेक्ट हो जाता है जब आप कर्सर उसके बीच में रखोगे। अभी देखो कहीं पर भी मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये एक सेल सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम अगर यहाँ से करने की कोशिश करें तो इस तरह से सिलेक्ट हो गया, ये वाला ऐसे भी सिलेक्ट होता है। लेकिन आप यहाँ पे कर्सर रखोगे, सिलेक्ट ऑप्शन पे आके कॉलम पे क्लिक करो, हो गया कॉलम सिलेक्ट। यहाँ पे कर्सर रख के सिलेक्ट ऑप्शन पे आके रो को सिलेक्ट करो तो एक रो सिलेक्ट हो गया। यहीं पे कर्सर रख के आप किसी भी जगह कर्सर रखोगे, सिलेक्ट टेबल करोगे तो फुल टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से पहला ऑप्शन खत्म हुआ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है ग्रिड लाइंस। ये व्यू ग्रिड लाइंस अभी ऑन है, देखो मैं इस पे कर्सर रखूं, ऑफ कर दूं, फिर भी कोई चेंज नहीं होगी, ऑन फिर भी कोई चेंज नहीं होगी। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस ऑप्शन को समझने के लिए, ग्रिड लाइंस का मतलब होता है ये जो टेबल है ये बनी ग्रिड लाइंस है, तो ऑफ ऑन करने से फर्क नहीं पड़ता है। इसका यूज कहाँ होगा, सबसे पहले इसको करने के लिए मुझे होम टैब में वापस आना है। तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नो बॉर्डर्स, हम कर देंगे नो बॉर्डर्स। हो गया यहाँ पे नो बॉर्डर्स। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, लेआउट में आके व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करता हूँ। अब देखो टेबल तुम्हारी टोटल गायब होगी, लेकिन ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, टेबल वर्किंग में है लेकिन आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही है। देखो अभी मैं ऐसे लिखता हूँ NAZIR नजीर, एरो की से आगे जाता हूँ, देखो खुद ब खुद आगे आगे जंप हो रहा है, ये सेल्स में जंप हो रहा है, ठीक है। इस तरह से बाद में देखना जब मैं टेबल वापस लाऊंगा तो ये किसी न किसी सेल में लिखा होगा ये वाला मैटर। तो मुझे अब क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है वापस, फिर मैं आता हूँ लेआउट में। अब अगर मैं ग्रिड लाइंस पे एक बार क्लिक करता हूँ तो देख देख लीजिए क्या हुआ, टेबल दोबारा आ गई। अब देखो नजीर जो मैंने लिखा हुआ था हर जगह ये शो हो गया। तो प्रॉपर्टीज के लिए मुझे एक छोटी टेबल लानी होगी, छोटी टेबल और टेक्स्ट दोनों साथ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल के अंदर, ऑप्शन होता है ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी कि टेक्स्ट के बराबर छोटी टेबल, ये आ गई छोटी टेबल। अब टेबल है ये भी, मगर ये छोटी वाली टेबल है, इसी में ऑप्शन समझ आ जाएंगे आपको लेआउट में प्रॉपर्टीज के। तो टेक्स्ट और टेबल जब साथ हो तो टेबल को कहाँ पे रखना है, लेफ्ट में रखना है,
सेंटर में अगर ऐसे आप क्लिक करोगे ओके तो टेबल सेंटर में आ रही है। यहाँ पे आप कर्सर रखोगे तो आप राइट में करोगे, ओके करोगे तो यहाँ पे राइट में आ गई। अब प्रॉपर्टीज में दोबारा आ जाओ, अराउंड पे क्लिक करो, ओके करो तो टेक्स्ट टेबल के अराउंड में आ जाएगा। और उसके बाद फिर से प्रॉपर्टीज में आते हैं, नन पे क्लिक करो तो ये वापस नॉर्मल जगह पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन इसमें होते हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये आता है कब, जब हम सेल को काटते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे मैं इंशाल्लाह आपको अभी सिखा दूंगा बट डिलीट, यानी कि इसमें आप कैसे डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले आता है सेलेस, सेलेस को ऐसे ही रखते हैं, मैं अभी बता दूंगा। डिलीट कॉलम्स, अगर आपको कॉलम एक डिलीट करना है, जैसे मैं इसमें नंबरिंग दे के रखता हूँ 1 2 3 और 4, तो मुझे ये 1 वाला जो कॉलम है इसको डिलीट करना है। आप चाहो तो ऐसे सिलेक्ट करो वरना यहाँ से सिलेक्ट करो। डिलीट में आके आप करोगे डिलीट कॉलम्स, तो देखो पहला हो गया डिलीट, 2 3 एंड 4 रहा। कंट्रोल जेड करो वापस आगे। अब यहाँ पे डिलीट और के ऑप्शन में आता है डिलीट रोज। तो आपको ये वाला टॉप वाला रो अगर डिलीट करना है जिसमें लिखा हुआ है तो डिलीट रोज पे क्लिक करोगे, वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। कंट्रोल जी से वापस आते हैं, टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ पे आप डिलीट टेबल करोगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा, बट मैं अभी करने वाला नहीं हूँ क्योंकि अभी मुझे डिलीट सेल्स भी पढ़ाना है। तो डिलीट सेल्स में आते हैं जैसे ही, तो पहला होता है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, यानी कि अगर आप यहाँ से डिलीट लेफ्ट साइड से सेल को डिलीट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से देखो ये लेफ्ट से डिलीट हुआ, राइट वाला इस साइड आ गया है। कंट्रोल जी से करो वापस, शिफ्ट सेल्स अप, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सेल जो है वो आपका अप शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से अप में शिफ्ट हो गया है। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे डिलीट सेल्स में एंटायर रो और एंटायर कॉलम, ये तो मैंने पढ़ा दिया। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़े, ठीक है, और मैं यहाँ से डिलीट सेल्स कर रहा हूँ लेफ्ट में और मैं ओके करता हूँ, देखो 1 डिलीट हो गया है, यहाँ पे जो 4 था वो यहाँ पे आ गया है, 3 इसकी जगह और 1 की जगह 2 आ चुका है, यानी कि यहाँ से डिलीट हुआ। अब अगर मैं यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करूँ तो वो कैसे होगा, उसके लिए फिर से आपको प्रॉपर्टीज में आना है, पहले कंट्रोल जी से वापस लाते हैं, प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ पे आप करोगे टेबल की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, देन करोगे ओके। अब डिलीट सेल्स पे आ जाएंगे, यहाँ राइट आएगा, पहले लेफ्ट था अब राइट है, ओके कर दो। अब देखो 1 2 3 4 गायब है क्योंकि 4 डिलीट हो चुका है। ये कैसे डिलीट करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम टेबल का जो डायरेक्शन है इसको चेंज करते हैं। आप लेफ्ट टू राइट कर दो, इस तरह से हो जाएगा। याद रखना दो चीजें इसमें, इंसर्ट एबो और इंसर्ट बिलो दोनों रो के लिए लगेंगे, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट जो है ये कॉलम के लिए लगेंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ एक नीचे, और अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी कि 3 आपके पास क्या है, 3 आपके पास यहाँ पे रोज हैं। आप एक रो नीचे ऐड करना चाहते हो, एक शॉर्टकट मेथड होता है कि ऐसे कर्सर बाहर रखो, एंटर वाली की प्रेस करो, नीचे हो गया। अब अगर आप ये ना करने की कोशिश करो तो आप बस नीचे इंसर्ट बिलो कर दो। अब देखो एक नीचे हो गया, अब ऊपर एक ऐड करना है 1 से पहले, तो कर्सर यहाँ पे रखो, अब करो एबो। अब देखो 1 से पहले भी एक हो गया, लास्ट में भी एक हो गया, यानी कि इंसर्ट एबो और बिलो ये दोनों ऑप्शन रो के लिए। अब लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे आपको एक कॉलम चाहिए, कॉलम वर्टिकल वे में होता है, इंसर्ट लेफ्ट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इंसर्ट राइट में करते हैं तो आगे हो गया। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 5, इनके बीच में मुझे अगर एक कॉलम ऐड करना है तो याद रखना यहाँ पे कर्सर रखोगे, इंसर्ट लेफ्ट करोगे तो देख लो 4 ये है, 5 ये है, बीच में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में कर सकते हो, यहाँ पे आप राइट साइड में कर सकते हो। तो हो गया हमारा इंसर्ट वाला ऑप्शन भी रोज एंड कॉलम्स वाला ग्रुप भी खत्म, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है मर्ज सेल्स। इसका मतलब होता है कि अगर आप ये टॉप वाला जो रो है इसके बीच में से ये जो खड़ी लाइंस हैं इनको मर्ज करने की कोशिश करोगे, सबको डिलीट करोगे, हटाओगे, इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो मर्ज सेल्स ऑन हो गया, एक बार क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे इस टेक्स्ट को हटा दो, आप नॉर्मली अपना हेडिंग वगैरह लिखो आपके पास जो भी है, ठीक है। उसके बाद होता है स्प्लिट, स्प्लिट इसके अपोजिट काम करता है। स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेगा, अब जो ये मेरे पास एक ही सेल बचा है इतना बड़ा, इस सेल के अंदर मुझे कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, आप इसको हटा के रखो, आप 4 कॉलम्स चाहिए आपको, रो कितने चाहिए, रो चाहिए 2। अब देखना वर्टिकल वे में 4 कॉलम्स हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वे में 2 रो हो जाएंगे। अब देख लो 1 2 3 और 4 कॉलम्स, 1 और 2 हो गए रो इसी के अंदर, ठीक है। स्प्लिट का मतलब होता है एक सेल के अंदर और कितनी चीजें आप ऐड कर सकते हो, कितने रो और कितने कॉलम्स। और
मर्ज का मतलब होता है इन सब को एक बार हटा देना। जैसे देखो, जैसे मैं मर्ज कर रहा हूँ सब हट गए इसमें से। उसके बाद होता है सुपले टेबल। सुपले टेबल का इस्तेमाल होता है कि जब आप टेबल को दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश करोगे, 2 और 3 के बाद मुझे नीचे वाले 3 दूसरी टेबल में रखने हैं, इसी टेबल के 2 हिस्से करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आके कर्सर रखूंगा 3 के बाद, सुपले टेबल कर दूंगा, टेबल के 2 हिस्से हो गए, एक टेबल ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से हम टेबल को सुपलेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है ऑटो फिट टू कंटेंट। ये 3 तरह की टेबल होती हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब होता है एक छोटी सी टेबल अगर आपको चाहिए तो कंटेंट के बराबर नीचे होगी छोटी सी। अगर ऑटो फिट टू विंडो रखोगे तो जितना आपके पास विंडो है उतनी ही बड़ी टेबल आ जाएगी, जितना आपके पास टेक्स्ट लिखने की जगह है यहाँ पे। उसके बाद होता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि जो भी टेबल आएगी उसका जो कॉलम होगी उनकी विड्थ जो है वो फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो बराबर रहेगी, ना कोई कॉलम बड़ा ना कोई छोटा। तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ ये ऑटोमेटिकली फिक्स्ड कॉलम विड्थ ही है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद सेल साइज होता है। सेल का साइज आपको अगर बड़ा करना है, यहाँ से आप हाइट उसकी इंक्रीज कर सकते हो, और यहाँ पे आप उसकी विड्थ जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो सेल की। देख लो, इस सेल की मैंने हाइट और साइज कर दी, हाइट 1 पे किया, विड्थ 1.6 पे। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रोज। इसका इनका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इस टेबल में आप देख सकते हो ये एक सेल बहुत बड़ा है, अब ये दूसरा सेल मैं इतना छोटा लाऊंगा, तीसरा सेल फिर से बड़ा है, चौथा मैं फिर से कम कर दूंगा। अब इससे हुआ क्या, जो हमारे कॉलम्स हैं वो कुछ सही ऑर्डर में नहीं है, इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है। देखो यहाँ पे विड्थ इनकी चेंज होती जा रही है, यहाँ पे देखो 0.3 है, यहाँ पे देखो 1.68 है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि टेबल के सारे जितने भी सेल्स हैं इनकी जो विड्थ है, इनकी जो साइज है, ये बराबर इक्वल हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स। अब देख लो सारे कॉलम्स बराबर हो गए। अब नीचे वाले भी साइड से इधर उधर जा रहे हैं, इनको भी सिलेक्ट करो और यहाँ से आप कर दो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स बराबर। अब देखो टेबल आपके जो साइज था ये बराबर हो गया। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूट रोज। पहला वाला जो था, इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास रोज गड़बड़ है, साइज आपको लगता है बड़ा छोटा है, देखो अभी इसका साइज है कुछ इस तरह से, इसका मैं ऐसे रखता हूँ। सेकंड वन टेबल में आप देख लो, ये जो रो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रो का साइज जो है वो छोटा है, ये थोड़ी सी ज्यादा खुली है, उससे बाद ये जो रो है ये थोड़ा ज्यादा खुला है। सबको मैं बराबर करने की कोशिश करूं तो इस तरह से टेबल को सिलेक्ट करूं, डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक करूंगा। अब देखो सारे के सारे रोज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इक्वल साइज इनका हो चुका है। कि जो ये टेक्स्ट होता है सेल के अंदर, इसकी अलाइनमेंट, इसकी पोजीशन कहाँ पे रखनी है। जैसे देखो, जैसे मैंने ये एक कर्सर यहाँ पे रखा है इस सेल में, मैं यहाँ पे रखता हूँ सेंटर। अब देखो मेरा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गया इसी सेल के अंदर। लेकिन दूसरा सेल जो है इसमें ऐसा ही था जैसे पहले था। टेक्स्ट की पोजीशन को नीचे लाना चाहते हो, टेक्स्ट की पोजीशन को यहाँ लेफ्ट में राइट में लेना चाहते हो, यहाँ पे लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो सबको तो फिर आप टेबल को एक बार सिलेक्ट करो, यहाँ पे सबको इस तरह से करोगे तो सबकी पोजीशन टेक्स्ट की क्या आ गई है, सेंटर में। यहाँ पे देखो सबकी लेफ्ट में, यहाँ पे देखो सबकी राइट में आ जाती है। तो ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। मैं फिलहाल रखता हूँ लेफ्ट में इस तरह से। आप देख लो लेफ्ट में सब इस कोने में सारे का सारा टेक्स्ट। अब आने वाला टेक्स्ट भी स्टार्ट यहीं से होगा अगर मैं इसमें ऐसे लिखूँ तो, ठीक है। उसके बाद होता है टेक्स्ट की डायरेक्शन। अगर आप रोल नंबर को डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, इस तरह से रोल नंबर लिखोगे, ऐसे रोल नंबर लिखोगे, इस तरह से रोल नंबर, टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। तो सेल मार्जिन ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि टॉप और बॉटम से सेल कितना बड़ा आप रखने की कोशिश करोगे। आप इतना बड़ा टॉप से रखने की कोशिश करोगे, बॉटम से आप इतना बड़ा रखने की कोशिश करोगे, लेफ्ट से आप इतना और राइट से आप इतना, देन ओके करो। अब देखो हमारे पास सेल थोड़ा सा बड़ा हो गया ये वाले, ठीक है। उसके बाद आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसका मतलब होता है ए टू जेड और जेड टू ए। मैंने लिखा 1 2 3 4। अब मैं चाहता हूँ कि 4 3 2 1 आ जाए, तो मैं इसमें को सिलेक्ट करता हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास नंबर, यहाँ असेंडिंग ऑटोमेटिकली है, मैं करता हूँ डिसेंडिंग, देन ओके करता हूँ। अब देखो 4 3 2 1, समझ आ रही है। अब इसी तरह से यहाँ पे होगा ASHA आशा, यहाँ पे होगा BASHIR बशीर, ठीक है, यहाँ पे होगा CAT कैट। अब मैं चाहता हूँ कि
ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ए से लेके जेड तक, मुझे डिसेंडिंग में करना है, तो ऐसे सिलेक्ट करो। उसके बाद ए टू जेड में आ जाओ। यहाँ पे अब ये क्या है, टेक्स्ट है, मैं मानता हूँ ये है असेंडिंग डिसेंडिंग, पहले मैं करता हूँ डिसेंडिंग। अब देख लो सी कैट बशीर एंड आशा। अब आप बोलोगे जेड से क्यों नहीं आया, क्योंकि जेड हमारे पास टेक्स्ट नहीं था, हमारे पास सी था। तो जेड से वापस आते हुए पहले सी आएगा, फिर बी, फिर ए। यहाँ से ए से जेड तक असेंडिंग में जाते हुए ए, बी और सी। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है रिपीट हेडर रो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। ये इस्तेमाल कहाँ होता है, आपको अगर अपना हेडर रो जो है ये रिपीट करवाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, यहाँ पे मैंने लिखा पेरेंटेज, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर, इसमें मैं लिखूंगा नाम, क्योंकि ऊपर इसकी हेडिंग है तो मैं देख के नाम लिख सकता हूँ, इसमें पेरेंटेज लिख सकता हूँ। लेकिन अगर ये टेबल बड़ी हो, जैसे मैंने इस टेबल को थोड़ा बड़ा किया, अब देख सकते हो एक पेज खत्म हुआ, दूसरे पेज पे अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। मुझे क्या पता इसमें नेम ही था, इसमें पेरेंटेज था, इसमें सेक्शन था या रोल नंबर था। अब इसके लिए मुझे दोबारा वापस आना है टॉप पे, फिर देखना है, फिर नीचे जाना है। बेहतर होना कि मतलब आने वाले पेज पे रिपीट जो हो जाए, हेडर रो है इसको रिपीट करवा दूं, फिर मुझे बार बार ऊपर जाके देखने और फिर लिखने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रिपीट हेडर एक्टिव हो गया, बस इस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, अब देख लो इस दूसरे वाले पेज में आ गया ये रिपीट होकर। अब आपको बार बार ऊपर जाके देखने और लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्लास वगैरह लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये उल्टा है। पहले हमारे पास यहाँ पे अगर इंसर्ट की बात करें, टेबल में एक ऑप्शन हुआ करता था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो अभी ऑफ है, ये मैंने पढ़ा दिया है कि अगर आपके पास टेक्स्ट है उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो लेआउट में ये इसका अपोजिट ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपके पास टेबल है उसको कन्वर्ट टेक्स्ट में कैसे करोगे। अभी मेरे पास टेबल है और इसमें मैंने लिखा हुआ है नेम पेरेंटेज वगैरह, अब मुझे यही टेबल टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट करनी है। तो इस पर क्लिक करोगे, एक बार ऑप्शन खुलेगा कि आपको ये जो टेक्स्ट है ये किस सूरत में चाहिए, कामा इनमें रहना चाहिए जब आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे इस टेबल को, या पैराग्राफ में या अदर में। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट क्लोज कामा, देन ओके करता हूँ। अब देखो मेरे पास टेबल हर एक के बीच में कामा कामा आ रहा है, टेबल हमारे पास कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, टेक्स्ट के अंदर। तो वापस इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सब डेटा को हमें करना है सिलेक्ट, फिर हम करते हैं ऑल्ट एन टी वी और देन करेंगे ओके। अब देखो ये वापस नॉर्मल टेबल में सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसमें कर्सर रखने के बाद लेआउट में आते हैं, सबसे आखिरी वाले ऑप्शन पे फार्मूला। अगर आपके पास डायरेक्शनल बेस्ड कोई डेटा है तो आप फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मेरे पास है 23 और यहाँ पे है 23, ये हुए 46। अब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, फार्मूला में आ जाओ, यहाँ पे सम लेफ्ट ऑटोमेटिकली आ गया, आप ओके कर दो, 46 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे है फॉर सपोज 23, यहाँ पे भी है 56, यहाँ पे है 23। अब मुझे क्या करना है, मुझे 23 और 23 को ही ऐड करना है, 56 को नहीं करना है। तो कर्सर मैं यहाँ पे रखूंगा, फार्मूला पे आऊंगा, ये ऑटोमेटिकली एबो बोलेगा, मुझे एबो नहीं करना है, मुझे यहाँ से इसको हटा देना है। इक्वल टू सम करके मुझे सेल एड्रेस देना है। सेल एड्रेस इसका क्या है, ABC, वो मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो यहाँ पे आप देखो C1, C2, C3, C4, तो मैं करूँगा C4। ठीक है। उसके बाद कामा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे एक बीच में छोड़ना है, जब छोड़ना होता है तो कामा लगाते हैं। C4 कामा सी के बाद D और E4। ठीक है, E4 यानी कि 23 प्लस 23। सेल एड्रेस देने के बाद शिफ्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दो, ओके कर दो। अब देखो 46 यहाँ पे आंसर आ चुका है आपका। ठीक है। अब इसी तरह से आप काउंट भी कर सकते हो, मैक्सिमम होता है उसको भी निकाल सकते हो, मिनिमम को भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 23, यहाँ पे लिखा 78, यहाँ पे लिखा 90। अब मैं इधर निकालना चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में आए, 90। ठीक है, ये मुझे भी पता है, लेकिन मैं यहाँ से एक बार करूँ लेफ्ट, यहाँ से आपको पेस्ट फंक्शन में से उठाना है, यहाँ पे मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। आप यहाँ से कर्सर रख के इक्वल टू सम वाली फंक्शन को हटा दो, ऐसे इक्वल टू मैक्सिमम। अब यहाँ पे सेल एड्रेस आप दे दो F2 तक, और उसके बाद कर्सर बाहर रखने के बाद आप यहाँ पे ओके करोगे तो आंसर 90 आएगा। ठीक है। आप इसी तरह से यहाँ पे मैनिपुलेट करके इस फार्मूले को यहाँ से आप एंड, एवरेज, काउंट, पॉलिस वगैरह सब आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम।
मिनिमम सब आप निकालोगे। तो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे पिक्चर। पिक्चर के ऑप्शन जो हैं उनको एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, आ जाते हैं हम अपने मैन गैलरी में। जैसे हमारे फ़ोन की गैलरी होती है ऐसे कंप्यूटर की भी गैलरी होती है। तो आप जाए यहाँ पे डाउनलोड्स में या जहाँ जिस फोल्डर में आपके कोई फ़ोटो हैं तो आप फ़ोटो में वहाँ पे चले जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो उठाया है अपना ही और मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही फोटो लाया, फोटो लाने से पहले एक चीज समझो, जैसे ही पिक्चर हम लाते हैं तो एक नया लेसन खुल जाता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेट। ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट। बाहर कर्सर रखो तो ये लेसन जो है व्यू टैब जो है इसके बाद वाला लेसन देखो गायब हो गया, लेकिन इसके ऊपर कर्सर एक बार रखो तो ये दोबारा वापस आ गया। इट मीन्स कि ये जो लेसन है इसमें जितने भी ऑप्शन हैं किसके रिगार्डिंग है, पिक्चर के रिगार्डिंग। यानी कि हम एमएस वर्ड में जो पिक्चर है उसको कैसे क्रॉप मैनिपुलेट वगैरह कर सकते हैं। पिक्चर पे आने से पहले इंपॉर्टेंट कुछ पिक्चर के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हैं जिनको समझने की आपको ज़रूरत है। जैसे HUE होता है पिक्चर के अंदर जब हम एडिटिंग करते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट होता है, ब्राइटनेस होता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं फिर वह बढ़ते हैं मैन ऑप्शन की तरफ। देखिए सबसे पहले जब हम पिक्चर को एडिटिंग करते हैं तो एक चीज़ हमें देखने को मिलती है करेक्शनिस्ट। तो करेक्शनिस्ट का मतलब होता है ब्लर, यानी कि अगर कहीं कोई ब्लर वगैरह एरिया है ना उसको ठीक करना है पिक्चर में तो आप करेक्शनिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अक्सर बच्चों को इसका पता नहीं होता है कि वो पिक्चर को जैसे ही एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं वो अपने मुंह को या कोई ऐसी जगह जहां फास्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो किसी और ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। या अगर कहीं ब्लर है तो उस ब्लर को हटाने की कोशिश करते हैं वो सैचुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो दरअसल ये अलग अलग है। देखिए करेक्शनिस्ट लगते हैं ब्लर के लिए, अगर कहीं ब्लर है और उसको हमें ठीक करना है तो हम करेक्शन वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रास्ट लगता है जहां थोड़ा सा साया हो, शेडो सा हो और हमें उसको लाइट में कन्वर्ट करना होगा, और अगर लाइट है तो हम चाहते हैं थोड़ा शेडो कर दें तो कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन यूज करते हैं। और बैकग्राउंड वगैरह कलर कहीं है तो उसको सैचुरेशन के जरिए इनहेंस किया जाता है। लेकिन उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है HUE होता है। दरअसल इसका फुल फॉर्म नहीं होता है, ये नाम होता है इन कलर इसका। ये चार कलर HUE के अंडर आते हैं, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। ये चार कलर ऐसे हैं जो इजिली विजिबल बाय आई है, ह्यूमन आई। इंसान की आंख दूर से इन कलर्स को पहचान सकती है और यही कलर HUE के अंडर भी आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा स्कूल की बस को अक्सर येलो कलर किया जाता है ताकि वो दूर से नजर आ जाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन होता है ब्राइटनेस। अगर आप ये जो फोटो है मेरे पास, इस फोटो को अगर आप ब्राइटनेस देना चाहते हो, ठीक है, जैसे ये फोटो है इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसे। अब मैं इसको कुछ ब्राइटनेस देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आ जाओ, आप इस तरह से इसको ब्राइटनेस दो, कम करो, ज्यादा करो। यहाँ पे देख लो माइनस में जाओ तो कम कम होता है, यहाँ से जाओ तो आप ज्यादा ज्यादा इसको ब्राइटनेस कर सकते हो, यानी कि इसको और ज्यादा लाइट डाल सकते हो। अभी आपको बोला था कॉन्ट्रास्ट, ये है दूसरा वाला ऑप्शन। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है हमें अगर शेडो वगैरह करना होगा इसमें और अगर फास्ट करना होगा तो इस तरह से देखो हम माइनस में इसको कम कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा शेडो आप देख सकते हो, यहाँ आई के पास वगैरह थोड़ा शेडो वगैरह होगा। उसके बाद तीसरा होता है रीकलर। अगर इसको किसी और कलर में आप चेंज करने की कोशिश करते हो, जैसे ये कलर है, ये कलर है, अक्सर 10th के मार्क्स कार्ड पे ऐसा फोटो आपका आता है, ठीक है। तो आप इनको अगर कोई रीकलर करना चाहते हो तो यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद होता है ऑप्शन कंप्रेस पिक्चर का। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है कि अगर आपके पास ये एक पिक्चर आई है HD क्वालिटी में, मतलब हाई क्वालिटी में आई है, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये जो पिक्चर है ये जब इसमें हम डॉक्यूमेंट एज ए डॉक्यूमेंट फाइल सेव करेंगे वर्ड को, तो वर्ड का जो साइज होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ दिस पिक्चर। इस पिक्चर की रेजोल्यूशन को कम करें, इसको कंप्रेस करें, इसका जो साइज है इसको थोड़ा कम करें। देखिए आप देख सकते हो कंप्रेस पिक्चर का मतलब क्या होता है, इसके साइज को रिड्यूस करना है। क्योंकि इस तरह से अप्लाई हम कर सकते हैं। अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर यानी और कोई पिक्चर है तो उन पे भी, लेकिन फिलहाल अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर जो हमारे पास सिलेक्ट है इसी को अप्लाई करना है। क्या कंप्रेस। अगर और पिक्चर्स को भी अप्लाई करना है तो कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके बाकी पिक्चर्स को भी पहले आप सिलेक्ट करोगे फिर अप्लाई करोगे। देन ओके, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुई, लेकिन जब डॉक्यूमेंट फाइल सेव होगी तो उसका साइज थोड़ा कम होगा क्योंकि इसका जो पिक्चर का अंदर साइज था वो भी हमने कम कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है चेंज पिक्चर। तो अगर छोटी पिक्चर है, आपने क्रॉप श्रॉप की, आप एक बड़ी पिक्चर को उतनी ही साइज देना चाहते हो तो आप को करता हूँ यहाँ से
चेंज, इसकी जगह एक नई पुरानी पिक्चर लाता हूँ, तो इस तरह से आप देखो पिक्चर वापस आ गई, ठीक है। उसके बाद इस पिक्चर को अगर आप किसी और स्टाइल में ऐड करना चाहते हो तो आपको ये यहाँ बने बनाए स्टाइल मिल जाएंगे, बट आप याद रखना पिक्चर को सिलेक्ट कैसे करते हैं, ऊपर कर्सर रखोगे तो पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी। अगर दूसरी किसी पिक्चर को भी सिलेक्ट करना है तो फिर कीबोर्ड से कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करोगे। फिलहाल मैं इस पिक्चर को और कोई स्टाइल अप्लाई करूंगा। यहाँ से आप देखो ये वाला स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, ये वाला स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, ये वाला शेडो सा थोड़ा सा है, साइड से आपको दिखेंगे नहीं, सर्कल में रहेगा। आप इतने स्टाइलिश आप अपनी पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद होता है यहाँ पे शेप, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है ये शेप वाला। ये आपको जो नया वर्जन है उसमें बदल तरीके से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है 2007 में। आपके पास जो पिक्चर है, अभी इस पिक्चर को हम डिफरेंट तरीके से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर इस पे शेप अप्लाई करेंगे तो इसको हम डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। देखिए मैंने अगर ये वाली शेप अप्लाई की, देखो पिक्चर का ऑटोमेटिकली शेप ही चेंज हो गया, क्योंकि इस पे शेप जो अप्लाई हुई है वो कोई और हुई है। आप इस तरह से भी पिक्चर को चेंज कर सकते हो, आप इस तरह से पिक्चर को चेंज कर सकते हो उसके ऊपर शेप अप्लाई करके, ठीक है। आप इस तरह से देखो एक सही वाला फोटो जो हमारे पास होता है अक्सर आई कार्ड पे लगाते हैं, वो आपके सामने बन के आ चुका है इस शेप के जरिए, ठीक है। उसके बाद आता है बॉर्डरस। अक्सर आप देखना कार्ड पे जो फोटो लगा होता है उसको बॉर्डरस साइड से होते हैं, तो बॉर्डरस को करने के लिए पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको बॉर्डरस कौन से कलर के लगाने हैं, अक्सर फोटो को ये वाली बॉर्डर होती है। अब आपको ये बॉर्डर नजर नहीं आ रही है क्योंकि इस बॉर्डर का हमने साइज जो है ये अभी मोटा नहीं किया है। यहाँ पे ऑप्शन होता है नो आउटलाइन, यानी कि अगर आपको बाहर से बॉर्डर रखनी ही नहीं है। मोर आउटलाइन कलर्स, अगर ये कलर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप यहाँ से जाके कोई अच्छा सा कलर और कोई भी बना सकते हो। जैसे ये कोई नया कलर था, मैंने इसको इस तरह से लिया और ओके कर दिया। अब ये कलर मैंने उठाया है बॉर्डर के लिए। नीचे ऑप्शन होगा वेट। वेट का मतलब होता है बॉर्डर कितने पॉइंट्स पे आपको बड़ा रखना है। देखो मैं जितना बड़ा कर रहा हूँ वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इस तरह से हो गया हमारा आउटलाइन भी। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर और एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डैशेस में, यानी कि अगर आपको बॉर्डर बाहर से फुल बॉर्डर नहीं रखने, आपको इस तरह के डैशेस में रखने हैं या ऐसे रखने हैं बॉर्डर, आप रख सकते हो, ठीक है। इसकी सीधे हम कॉपी बना सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब इसकी दो कॉपी बन चुकी है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे तब ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इस तरह से देखो, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करते हैं पिक्चर इफेक्ट्स, यानी कि इन पिक्चर्स को आप कैसे रख सकते हो। एक इसके पीछे शेडो सा रहेगा, ठीक है। मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। अगर मैं प्रेजेंट में जाता हूँ, यहाँ पे पिक्चर को ऐसे रखना है, आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, इस तरह से रखना है। जो इफेक्ट आपको अप्लाई करना है आप इस पिक्चर पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। पहले से 3D में आप पिक्चर को डिफरेंट एंगल से रख सकते हो, जैसे ये है, इस तरह से आप पिक्चर को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है पोजीशन का। पोजीशन को पढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि पोजीशन तब काम करता है जब आपके पास टेक्स्ट हो। अब मैं करता हूँ इक्वल टू रैंड लिख के मैं कुछ टेक्स्ट लाता हूँ, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लाया, अब मेरे पास पिक्चर जो है ये यहाँ पर है फॉर सपोज, है ना। तो उसके बाद मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ पे पोजीशन में रखता हूँ इसकी पिक्चर विद टेक्स्ट। यहाँ पे देख लो एक छोटा सा फोटो बनाया होता है, दरअसल ये फोटो का होता है, बाकी जो लाइन्स होती हैं ये होता है टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट के साथ अगर पिक्चर है तो आपको पिक्चर कहाँ रखनी है ये आपको डिसाइड करता है यहाँ पे पोजीशन। उसके बाद होता है ब्रिंग टू फ्रंट और साइन टू बैक। इसके लिए आपके पास एक से ज्यादा फोटोज होने चाहिए। देखो मैंने दूसरी एक पिक्चर लाई जैसे ये वाली और मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे अगर मैं इस पिक्चर को रखता हूँ तो एक पिक्चर आई है दूसरी पिक्चर के ऊपर गायब हो रही है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये वाली पिक्चर जो है इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस तरह से। अब वो वाली पिक्चर जो पीछे है उसको मैं आगे लाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ब्रिंग फॉरवर्ड। ऐसे किया तो मैं ये सामने आ गया, ठीक है, ठीक है। और अगर सामने लाना है पीछे वाली को तो ब्रिंग फॉरवर्ड, इस तरह से इसके सामने आ गया। अगर दो पिक्चर होंगी तब ये ऑप्शन काम करता है। बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है रैपिंग का। ये टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, देखो पे। अब ये टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, पहले रैपिंग को समझो। रैपिंग का टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है एक टेक्स्ट को पिक्चर के इर्द गिर्द कैसे रखना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जैसे ही आप पिक्चर को लाते हो, देखो अभी मैंने पिक्चर अगर स्टार्ट में अगर मैं पिक्चर लाऊं
तो पिक्चर मेरी इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, मूवमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो इन लाइन विद टेक्स्ट होती है। इन लाइन विद टेक्स्ट का मतलब होता है पिक्चर जो होती है वो बराबर एक लाइन में होती है। अगर स्क्वायर की बात करें तो टेक्स्ट जो होता है ये पिक्चर के इर्द गिर्द रहेगा। देखो अभी इर्द गिर्द रह गया, कुछ नीचे कुछ इधर उधर, ठीक है। और इसकी वजह से हम पिक्चर को फिर मूव कर सकते हैं। अगर स्क्वायर आप रखोगे तो इधर से इधर, इधर से इधर। साइड पे जैसे ही क्लिक करूंगा एक चीज नोट्स करना कि आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट है ये थोड़ा सा पिक्चर के साथ में टाइट हो जाएगा इस तरह से। देखो पास टेक्स्ट रैपिंग में बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी कि अगर आप इस फोटो जो है इसको टेक्स्ट के पीछे लेना चाहते हो, अभी टेक्स्ट गायब हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ बिहाइंड द टेक्स्ट, अब देखना क्या होगा, फोटो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा और टेक्स्ट सामने आ जाएगा। अगर मैं कर दूं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो फोटो टेक्स्ट के आगे आ जाएगा और टेक्स्ट फोटो के पीछे गायब हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। फोटो की मूवमेंट के लिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, इसको हम किसी भी कोने में रख सकते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद होता है टॉप एंड बॉटम। अगर फोटो को आप टेक्स्ट के टॉप पे रखना चाहते हो या टेक्स्ट के बॉटम पे रखना चाहते हो। उसके बाद होता है थ्रो। थ्रो भी ऑप्शन होता है सेम टू सेम लाइक टाइट, यानी कि टेक्स्ट के साथ साथ ये जाएगा इस तरह से। फोटो आपका है तो यहाँ पे देख लो थ्रो में थोड़ा सा टेक्स्ट इसके साथ में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन यहाँ होता है एडिट रैप पॉइंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है और फोटो जो होता है उसकी पोजीशन को देखते हुए टेक्स्ट जो है उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। कैसे? मैं इस तरह से इस पे कर्सर रखता हूँ तो देखो रेड रेड आ गए और यहाँ पे डॉट्स आ गए कुछ। अब जितना मैं लाइंस को कम करने की कोशिश करूंगा उतना मुझे इस कोने से फोटो को खींचना होगा। फोटो बड़ा छोटा नहीं होगा, अलबत्ता पोजीशन डिफाइन करेगा टेक्स्ट की पोजीशन को, देख लेना। अब यहाँ पे देखो पहली लाइन स्टार्ट हो रही है, दूसरी उसके बाद स्टार्ट हो रही है। हम अगर थोड़ा सा अंदर लेते हैं इसको, अब देखो पहली यहाँ तक है, दूसरी उससे थोड़ी ज्यादा, तीसरी उससे ज्यादा, चौथी उससे ज्यादा। अब आप बोलोगे सर अब ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तो फिर दिखने में और नहीं लगेगा। नहीं, जैसे ही आप बाहर कर्सर रखोगे तो ये नॉर्मल अपनी पुरानी पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी हम इसी तरह टेक्स्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं एक पिक्चर के जरिए, आप देख लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है मोर लेआउट। ये सेटिंग का पार्ट है, अगर और कोई लेआउट आपको देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप फोटो को कहाँ पे रखना चाहते हो। अभी मैं लेफ्ट करूं तो देखो फोटो लेफ्ट में चला गया। अगर आप सेंटर में रखना चाहते हो तो देखो फोटो सेंटर में। अब दूसरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने फिलहाल एक ही को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर राइट करूं तो ये राइट में आ जाता है। अलाइन अगर मैं टॉप करूं तो टाइप टॉप में चला जाएगा। अलाइन अगर मैं मिडल करूं तो ये मिडल में आ जाएगा। इसी तरह से अलाइन अगर मैं बॉटम करूं तो ये बॉटम में चला जाएगा, नीचे यहाँ पे देखो कहाँ चला गया है, ठीक है। और अगर इसके बाद मैं सेंटर करूं, राइट करूं तो ये राइट ही में है अभी। अगर मैं इसको टॉप करूं तो ये टॉप पे आ जाएगा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, आपको ये सारे क्लियर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है मगर ऑफ है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। ज्यादा शेप्स होनी चाहिए। देखो मैंने ये यहाँ पे एक शेप डाली है, ये वाली शेप, और इसमें मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे शेप मैं डालता हूँ फिर से, और ये वाली शेप है, इसको मैंने इसके साथ में रखा। और वर्टिकल का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ इसको अगर मैं रख दूं तो खड़ा जो होता है ये वर्टिकल होता है। इधर टेढ़ा जो होता है इस तरह से ये हमारे पास हॉरिजेंटल होता है। अब हॉरिजेंटल में क्या सीन है कि ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। अब मुझे इनकी एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन करनी है तो यहाँ पे अलाइनमेंट में आ जाओ। अब देखो ऑप्शन खुल गए। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल करोगे तो इस तरह से ये इसके करीब सा आ जाएगा, ठीक है। और ये बताएगा कि इस तरह से अगर दोनों को साथ रखा जाए तो पोजीशन ये हो सकती है। रखा है पहले, इसको हम एक बार वर्टिकल रख देते हैं यहाँ पे। ये मैंने रख दिया वर्टिकल खड़े। अब मैं इसको अगर करता हूँ अलाइन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल तो ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन में यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा फिर मैं करूंगा अब अलाइन हॉरिजेंटल तो ये इसके साथ में आ जाएगा हॉरिजेंटल वे में, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन होता है अलाइन टू पेज और अलाइन टू मार्जिन। ऑप्शन जो है आपके पास अलाइन टू पेज, यानी कि पेज के ये किसी भी कोने में जा सकेगा। अलाइन टू मार्जिन, फोटो वहीं तक जाएगा जहां तक ये मार्जिन सेट है, यानी कि ऊपर टॉप पे देखो जहां पे स्केलिंग होती है, जहां से पता चलता है कि हम टेक्स्ट कितना लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट जितना लिख सकते हैं उतना ही फोटो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब इसको करना कैसे होता है? देखो अलाइन टू पेज मैंने कर दिया, ठीक है। मैं राइट इसको कर दूं, देखो ये
जहाँ पेज खत्म हो रहा है वहां तक जा रहा है। लेकिन अगर मैं कर दूं अलाइन टू मार्जिन, अब मैं अगर इसको कर देता हूँ लेफ्ट तो ये यहाँ पे चला जाएगा, और अगर इसको मैं कर देता हूँ अलाइन टू राइट तो ये उतना ही आएगा जितना यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की जगह होती है। अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अगर आपके पास एक दो तीन ऑब्जेक्टिव्स और है तो सबको अलाइन आप एक साथ कर सकते हो। जैसे मैं अभी एक को कर रहा था, तो कंट्रोल से आप सेलेक्ट करके दो तीन को भी कर सकते हो। ग्रिड लाइन्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन होता है ग्रिड लाइन्स का, और ग्रिड लाइन्स की और सेटिंग्स हैं तो ये यहाँ पे मिल जाएंगी। ये पार्ट ऑफ सेटिंग है, इसको छोड़ दो, यहाँ चेक कर दो तो ग्रिड लाइन्स हट जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन होता है ग्रुप का। अब क्या करना है, मैंने दो शेप्स डाली और मैंने एक शेप को सिलेक्ट किया, अब दूसरी को भी इसी तरह से सिलेक्ट कर देता हूँ। देखो ग्रुप वाला ऑप्शन ऑन हो गया, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन होगा ग्रुप, अब ग्रुप को ऐसे क्लिक कर दो। अब देखो ये शेप्स दोनों एक साथ मूवमेंट करेंगी, पहले एक एक कर रही थी, अब दोनों एक साथ कर रही हैं। तो दोनों एक साथ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप। इसी तरह से आप इमेज को भी कर सकते हो और इसी तरह से आप शेप्स को भी कर सकते हो यहाँ से ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन होता है रोटेट। अगर फोटो आपका हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में करना चाहते हो, 90 डिग्री करना चाहते हो, इस तरह से आप देखो जो मैं ऑप्शन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फोटो वैसे ही पोजीशन ले रहा है जहाँ जहाँ ऑप्शन में मैं कर्सर रख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आता है क्रॉप का। अगर आपको अनवांटेड स्पेस को हटाना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अनवांटेड स्पेस को मैं हटा दूँ, तो क्रॉप वाले ऑप्शन पे जैसे ही कर्सर रखते हो तो इस तरह से ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं। तो साइड से अगर आपको क्रॉप करना है तो यहाँ से पकड़ो, थोड़ा इस तरह से खींचो, यहाँ से क्रॉप करना है यहाँ से पकड़ो तो इस तरह से खींचो। अब अगर इसको आप नॉर्मल कर दो तो देख लो आपने जितना क्रॉप किया था ये उतना ही हो चुका है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पता चलता है कि आपका फोटो कितना बड़ा है, इसकी हाइट क्या है और इसकी विड्थ क्या है। यहाँ पे देख लो हाइट 2.60। अब अगर मैं यहीं चेंज कर दूं, एक तो मेरे पास ऑप्शन होता है यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचना और बड़ा करना, जैसे ही मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे देखो चेंज हो रही है। अब इस फोटो को मुझे छोटा करना है, एक ऑप्शन है वापस मैं ऐसे छोटा करूँ पकड़ के, है ना। दूसरा ऑप्शन होता है अगर मैं ऐसे ना करूँ तो यहाँ पे कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और मैं एंटर वाला बटन प्रेस करता हूँ, देखो हो गया काम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, एंटर वाला बटन प्रेस करो और छोटा हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो पिक्चर का जो अपना एक चैप्टर था फॉर्मेट वो हो गया है खत्म। पिक्चर का लेसन खत्म करने के बाद अब हम उठाते हैं क्लिप आर्ट। देखो क्लिप आर्ट को समझने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पिक्चर के सिर्फ दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जी वेक्टर, तुम्हारी पिक्चर्स, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ। जो वेक्टर होती है इमेजेस, वेक्टर हमेशा कर्व्ड लाइन से बनती है। किससे बनती है? कर्व्ड लाइन से, ठीक है। और इसी तरह से अगर पिक्सल की बात करें, पिक्सल वाली पिक्चर जो आज के दौर में ज्यादा पाई जाती है, जो डीपीआई से बनती है, डॉट्स पर इंच, डीपीआई, ठीक है। डीपीआई से पिक्सल वाली पिक्चर बन जाती है। डॉट्स पर इंच होती है रेजोल्यूशन, जिससे आप आज के दौर में कैमरा से फोटो उठाते हो। लेकिन पहले की बात करें, पहले हमारे पास कैमरा नहीं था तो वेक्टर में इमेजेस होती थी। तो वेक्टर दरअसल वो पिक्चर्स होती हैं जो कर्व्ड लाइन से बनती हैं। पिक्चर का लेसन खत्म करने के बाद जो क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट में वेक्टर इमेजेस पाई जाती हैं, ठीक है। ये एमएस ऑफिस की अपनी कैटेगरी है, यहाँ पे कुछ बनी बनाई पिक्चर्स मिलेंगी, लेकिन याद रखना ये वाली पिक्चर जो होती है पिक्सल से नहीं बनी होती है, क्लिप आर्ट वाली ये वेक्टर से बनी होती है। दूसरा बड़ा अंतर होता है, पिक्सल जूम करने पे टूट जाता है, वेक्टर जूम करने पे टूटता नहीं है, क्योंकि ये कर्व्ड लाइन से बनता है। और तीसरी सबसे बड़ी अंतर ये होता है कि आपके पास पिक्सल वाली पिक्चर है और कहीं बंदा खड़ा हुआ है, आप चाहते हो कि उसका जो हाथ है उसको अलग करके रख दें पिक्चर में, इन द रियल सेंस में नहीं। कहीं पे एक बंदे की आपने फोटो ली है या किसी गाय की फोटो ले ली और आप चाहते हो कि गाय जो है उसका कान अलग कर दें, उसकी टांग अलग कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा पिक्सल वाली इमेज में। लेकिन अगर वेक्टर होगी तो उसमें हम उसके हर एक पार्ट्स को अलग कर सकते हैं, बिकॉज वो कर्व्ड लाइन से बनता है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं ऐसे। जैसे ही क्लिप आर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। तो मैंने इस पे सर्च किया हुआ ऑलरेडी, आप यहाँ पे सर्च करके किसी भी चीज का फोटो ढूंढ सकते हो। तो मैंने टाइगर लिखा हुआ है तो मैं गो टू करता हूँ, ये देखो टाइगर का फोटो आ गया, मैंने ओके कर दिया। अब ये मैन पेज पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर दूंगा। देखो जैसे ही मैंने ये ऑन किया, व्यू के बाद फॉर्मेट फिर से खुल गया। ये लेसन मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ा दिया है, ये इमेज का अपना ही लेसन होता है। दरअसल ये वेक्टर भी एक इमेज ही है, इसीलिए ये साथ में खुला। अब देखो ये वाला जो है, इसको मैं जितना भी जूम करूं इसके पिक्सल टूटने वाले नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरी बात कही थी कि इसके हम एक एक पार्ट्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं देखो। अभी
यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट पिक्चर। एडिट पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करते हो, अब मैं इसकी आंख को यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ, देख लो ये मैं उठा दिया, इसका ढांचा यहाँ पे रख दिया। अब इसमें से मैं ये वाला जो पोर्शन है इसका अलग रख दिया, ये वाला पोर्शन अलग रख दिया, यहाँ पे देख लो। अब इसी तरह से कंट्रोल जी करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका कान है यहाँ ऊपर, ये मैं कान उठा रहा हूँ, यहाँ से देख लो इस साइड में रख दिया। अब एक कर्व्ड लाइन से बनाई जाने वाली पिक्चर के पार्ट्स को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन पिक्सल वाली इमेज के पार्ट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये था मेन अंतर। अब उसके बाद बढ़ते हैं शेप्स की तरफ। ये शेप्स क्या होता है, ये देखो पिक्चर ये इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। पिक्चर होती है बनी बनाई चीजें, पिक्चर के हम साइड्स वगैरह को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड कर्व्ड लाइन से बनाई जाने वाली पिक्चर होती हैं जिनको हम वेक्टर बोलते हैं। शेप्स से हम कोई चीजें डिजाइन कर सकते हैं जिनको हम डिफरेंट एंगल से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे डाली और इसमें मैं यहाँ पे जैसे ही कलर करता हूँ, ये फॉर्मेट लेसन खुल गया। दरअसल ये भी पिक्चर ही का, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, किसके लिए, शेप्स के लिए। अभी यहाँ पे शेप फिल ऑप्शन है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा यहाँ पे पिक्चर, यानी कि अगर आप इसमें पिक्चर ऐड करना चाहते हो इस तरह से, जैसे आईडी में फोटो आप लगा रहे हो, आप यहाँ पे शेप फिल पे जाओगे, यहाँ पे पिक्चर आएगा, पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे गैलरी में, और वहां से आप देखो कोई फोटो उठा के लाओगे और सीधा आप इस शेप में ऐड कर दोगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो हैं सारे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको शेडो इफेक्ट्स देने हैं, ये मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट में आपको पढ़ा दिए हैं पिक्चर फॉर्मेट में। और इसी तरह से 3D इफेक्ट्स में यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इस पिक्चर को। पोजीशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये भी पढ़ा दिया है। सारे का सारा सेम है वही, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन हैं जो आउटलाइन में आए हुए हैं। लाइक ये आउटलाइन आपको रखनी है पिक्चर की, कलर कोई चेंज करना है आउटलाइन का, तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारी शेप का टॉपिक भी हुआ खत्म। उसके बाद आता है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है, यहाँ पे एक ऐसा टूल होता है एमएस वर्ड के अंदर, जिसके जरिए हम टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं पिक्चर्स में, और ऐसी पिक्चर्स जो बच्चों के लिए जरूरी होती हैं। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उनको पिक्चर्स के जरिए ज्यादा समझ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ स्मार्ट आर्ट पे, तो ये दरअसल पावर पॉइंट का हिस्सा है, लेकिन एमएस वर्ड में दिया जाता है ताकि बच्चे पहले ही प्रिपेयर हो जाएं कि नेक्स्ट हमें कुछ पावर पॉइंट जैसा सॉफ्टवेयर भी पढ़ना है। तो इसमें ये जो एक टेम्पलेट्स खुलते हैं, ये ऑलरेडी लिस्ट के टेम्पलेट्स ये हैं, प्रोसेस के ये हैं, साइकिल के ये हैं, हायरार्की के ये हैं। तो डिफरेंट तरह के आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मैं करता हूँ फिलहाल हायरार्की पे। जैसे ही क्लिक किया और ओके कर दिया, अब देखो यहाँ पे एक नया लेसन खुल गया डिजाइन का। ये खुलता है लेसन किसके लिए, स्मार्ट आर्ट के लिए। जो फॉर्मेट है ये वही है, शेप, क्योंकि ये भी शेप्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक, कंप्यूटर का एक पार्ट है, जैसे मैं लिखता हूँ हार्डवेयर, और दूसरा मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे बच्चों को पिक्चर से इजी समझ आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी माउस। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स में मैंने लिखा यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और अब मुझे आगे एक ऐड करनी है पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी दो दो मैंने सबके एग्जांपल दिए हैं, जैसे हार्डवेयर कीबोर्ड और माउस, सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं, यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन। बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन मैं फिलहाल दो लिख रहा हूँ। तो आपको करना क्या, ऐड शेप यहाँ पे है, आफ्टर यानी कि इसके बाद, बिफोर इससे पहले, अबो यानी कि इसके ऊपर, और बिलो यानी कि इसके नीचे। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद मैं करता हूँ आफ्टर, तो यहाँ पे इसके आगे एक और ऐड होगी। आप यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए इस तरह से एक किसी भी बच्चे को बड़ी इजीली समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर के दो टाइप्स रहते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के भी पार्ट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर इस साइड है, इसके दो टाइप्स इस साइड है। साइड में करने हैं तो राइट टू लेफ्ट करूंगा, अब मुझे राइट में करने हैं तो राइट टू लेफ्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ ये बाकी लेआउट है, कुछ लेआउट अगर आप देखना चाहते हो इसके बाकी लेआउट भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर इनको आपको ऊपर लेना है, प्रमोट करना है, तो इस तरह से आप प्रमोट करोगे, ये यूटिलिटी ऊपर आ जाएगा। ये दरअसल कंप्यूटर का तीसरा पार्ट बन जाएगा, लेकिन ये गलत है। लेकिन अगर आपको ऊपर लेना है तो डिमोट कर दो, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी सब कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी तो प्रमोट एंड डिमोट ऊपर और नीचे कर देते हैं। टेक्स्ट पैन
खुल जाता है कि अगर आप इसमें चेंज लाने की कोशिश करते हो यहीं पर आप लिखोगे, यहाँ पे जैसे यूटिलिटी के बदले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स भी एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे ही मैंने लिखा ओपन सोर्स, यहाँ पे टेक्स्ट पैन में वो इधर भी ऐड हो गया है, ठीक है। और उसके बाद ये लेआउट्स में आपको बहुत सारे लेआउट मिल जाएंगे कि आपको ये ऐसे रखने हैं, ऐसे रखने हैं, और भी लेआउट है इस तरह से रखने हैं। और यहाँ से आप इनके कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो सिर्फ बॉक्सेस के, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से आपको और टेम्पलेट्स मिल जाएंगे बहुत सारे, आप चाहो तो इनको भी ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और लास्ट पे आता है रीसेट। अगर आपको इनको रीसेट करना है ग्राफिक्स को, जो कलर वगैरह हैं, तो ऐसे रीसेट कर दो, नॉर्मल पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि इसमें मैं खुद से कलर करूं, इसमें खुद से, तो आप फिर फॉर्मेट में जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका शेप फिल, और उसमें आप ऐसे कर्सर रखोगे तो देखो हो गया एक। अब शेप फिल में जाके दूसरे में भी आप कलर कर सकते हो अपनी मनपसंद। तो इसी के साथ डिजाइन वाला ये जो चैप्टर था ये मैंने कर दिया क्लोज। फॉर्मेट शेप का है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये भी आपको शेप ही में यूज होता है। उसके बाद यहाँ इस ग्रुप का लास्ट ऑप्शन होता है चार्ट। चार्ट दरअसल क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा। किसी भी डेटा का ग्राफ अगर हमें बनाना पड़े, ये एक्सेल का दरअसल पार्ट है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखना एक्सेल खुल जाएगा, मुझे ये वाला चार्ट बनाना है फॉर सपोज लाइन में, पाई में, ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। पाई वाला यहाँ पे बन जाएगा, बार वाला यहाँ पे बन जाएगा, कॉलम वाला, मैंने अभी कॉलम वाला सिलेक्ट किया, मैंने ओके कर दिया। अब जैसे ही ओके करता हूँ देखना आप एक्सेल खुल जाएगा, क्योंकि ये एक्सेल का ही पार्ट है और एक्सेल में हम डेटा देंगे उसके हिसाब से यहाँ पे बनकर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सीरीज वगैरह लिखी हुई है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कैटेगरी में मैंने लिख दिया जैसे गुंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया सुंबल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया हकनार। और सीरीज में मैंने लिख दिया 2011, यानी कि ये पॉपुलेशन सेंसस है और 2012 की है। और यहाँ पे सीरीज 3 में लिख दिया मैंने 2013 की है। अब कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000। अब देखो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, आप देख लो। अब यहाँ पे देख लो, मैं जैसे ही इसमें चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपको आपके चार्ट में चेंज नजर आएगी। अब इतना लिखने के बाद आप क्या कर दो, आप यहाँ से एक्सेल को कर दो बंद, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। अब देखो उसी हिसाब से डेटा गुंड सुंबल हाकनर यहाँ पे आ चुका है, और इसका अपना एक लेसन खुल चुका है लेआउट का, ये आप देख लो। और फॉर्मेट का है और डिज़ाइन का है, ये इसके अपने चैप्टर हैं। अब यहाँ पे आप इसको स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे गुंड की पॉपुलेशन क्या थी, सुंबल की क्या थी, और हाकनार की क्या थी। और अगर मुझे ये समझना है तो इस तरह से समझो कि 2011 को ब्लू कलर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख देख सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि गोंड की पॉपुलेशन 2011 में क्या थी, तो 2011 में आप यहाँ पे आ जाओगे, कलर देखोगे आप ब्लू, यहाँ से आप देखोगे कि गोंड की पॉपुलेशन 5000 थी। और अगर मैं आपको बोलूँ कि 2012 में गोंड की पॉपुलेशन क्या थी, तो 2012 का कलर यहाँ पे क्या है, रेड टाइप का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3000 पॉपुलेशन। चार्ट टाइप में आते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई और टाइप इसका इस्तेमाल करना है, आपको ये टाइप अच्छा नहीं लगा है, तो यहाँ से आप इसको पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये कहा कि मुझे पाई में दे दो, तो इसने यहाँ पे देखो आपको इसने पाई वाला चार्ट दे दिया, ठीक है। सेव एज टेम्पलेट, अगर आपको ये टेम्पलेट में ही सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो, ठीक है। अब सिलेक्ट डेटा, यानी कि अगर आपको चेंज वगैरह कुछ करनी है उस डेटा में, फिर से आप थोड़ा सा इसमें एक्सेल में ही चले जाओगे। सिलेक्ट डेटा पे जैसे ही क्लिक करते हो, ये लो फिर से डेटा सिलेक्ट हो गया। आपको इसमें अगर और कुछ नॉर्मल चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। उसके बाद होता है एडिट डेटा, यानी कि अगर आपको इसमें कोई चेंज करनी है, ठीक है। एडिट डेटा जैसे ही करते हो तो यहाँ पे चेंज आ गई है। आप चाहो तो यहाँ से हाकनाट जो है, फॉर सपोज करो मुझे 2 ही चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके एक्सेल में कर देता हूँ डिलीट। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही से फेयर है, क्योंकि मैंने एक्सेल में से इसका डेटा डिलीट कर दिया। अब आप देख लो इस तरह से डेटा हमारे पास रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे चेंज करने के लिए। रिफ्रेश डेटा, अगर आप नया डेटा करोगे वो ऐड नहीं हो रहा है तो आप रिफ्रेश कर सकते हो, ये इसकी मॉडिफिकेशन है, आप इसको चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल मेरे पास गुंड और सिंबल 2 ही है, क्योंकि एक मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद होता है लेआउट, इसमें भी सारे के सारे ऑप्शन किसके रिलेटेड होते हैं, इसी के रिलेटेड। अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हो, ठीक है,
और आप इसको अगर एबो द चार्ट रखना चाहते हो, ऊपर चार्ट को रखना चाहते हो, और यहाँ पे आप चेंज करके इसको कुछ और लिख सकते हो, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेटा लेबल है, अगर आपको लेबल वगैरह रखने हैं, इनसाइड में रखने हैं, अंदर ही जो इनका डेटा है, तो यहाँ से आप लेबल वगैरह ऐड कर सकते हो। तो इसी तरह से फॉर्मेट में आप आके यहाँ से शेप की तरह इसको डिफरेंट कलर दे सकते हो। फॉर्मेट में आ जाओ तो यहाँ पे शेप फिल है, आप इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब एक एक को चेंज करना है तो यहाँ पर आ जाओ, आप एक एक को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं करता हूँ दूसरी में क्लिक, और इसको मैं कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मेट, लेआउट और डिज़ाइन का इस्तेमाल करके आप इस चार्ट को भी सही बना सकते हो। तो इसी के साथ हुआ चार्ट वाला टॉपिक हमारा ख़त्म। अब हम स्टार्ट करते हैं हाइपरलिंक। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है? एचटीएमएल का एक छोटा सा पार्ट होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे उसके थ्रू हम वेब पेज को एक दूसरे वेब पेज के साथ जोड़ते हैं, और फिर जब उस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे हम पहुंच जाते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे हम एक टेक्स्ट को, जैसे मैं लिख रहा हूँ SUMBAL सुम्बल, ये मैंने टेक्स्ट लिखा। अब इस टेक्स्ट के पीछे हम किसी फोटो को, या हम किसी फोल्डर को, या हम किसी फाइल को छुपा देते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल को। कैसे? सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो, उसके बाद हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करो। जैसा ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे देख लो ऊपर है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। डिस्प्ले पे कौन सा टेक्स्ट होगा? वो लिखा होगा सिंबल वाला। अब जो ये लिंक आप बनाओगे इस टेक्स्ट की, इसके पीछे आप किस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? किस फोल्डर को, फोटो को, या किसी डॉक्यूमेंट फाइल को? जैसे ये है हमारे पास डाउनलोड्स, यहाँ पे मैं किसी एक फोटो को रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई फोटो होगा, ये कोई फोटो है, मैं इस फोटो को रखता हूँ, देन मैं ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही ओके किया, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, आप देखो इसका कलर ब्लू हो चुका है, बिकॉज ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये कन्वर्ट हो चुका है लिंक में। हमें पता कैसे चलेगा और जाना कैसे? इसके ऊपर जैसे ही कर्सर लाएंगे तो आप देखना कर्सर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और उस पर हैंड जो साइन होता है वो आ जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको लेके जाएगा उस फोटो पे जो इसके पीछे हमने अभी हाइड किया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। कंट्रोल वाला बटन है, अब देखो हैंड हो गया, देन ओके कर दो। अब यहाँ पे आपने ये लोकेशन पे कोई चीज रखी हुई है, मैंने कहा यस, लेके गया दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे ये फोटो था, यानी कि इसके पीछे हमने एक फोटो हाइड कर दी, और इस टेक्स्ट को हमने लिंक बना दिया, किसके थ्रू? हाइपर लिंक के थ्रू। उसके आगे वाला ऑप्शन जो होता है उसको बोलते हैं बुक मार्क। बुक मार्क दरअसल क्या होता है? बुक मार्क होता है एक निशान, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से ये लुक जो है इसको सिलेक्ट कर दिया, बुक मार्क पे क्लिक कर दिया, मैंने लिखा LOOK लुक, ठीक है। तो लुक लिखने के बाद देखो यहाँ ऑप्शन हो गया ऐड। ऐड वाला ऑप्शन ऑन कर दो। अब देखो आपका कर्सर यहाँ है दूसरे दिन। अब आप भूल गए कि मैंने कल कहाँ तक पढ़ा था, तो लुक तक पढ़ा था। लेकिन अब हम देखेंगे कंप्यूटर हमें क्या दिखाएगा। हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, उसके बाद बुक मार्क पे क्लिक करते हैं, तो ये बोल रहा है आपने लुक तक पढ़ा था। मैंने कहा गो टू, ये इधर बहुत सारे लुक हैं, मुझे कहाँ जाना है? ओके कर दो। कहाँ पहुँच गया मैं? ये आप देख सकते हो, मैं पहुंचा यहाँ पे लुक पे। तो ये यूज होता है किसका? बुक मार्क का, ठीक है। उसके बाद होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो हमें रेफरेंस टैब में पढ़ना होता है। यहाँ पे देख लो, इस जगह पढ़ना होता है क्रॉस रेफरेंस। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऊपर से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। रेफरेंस टैब में जब पहुंचे तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन का होना जरूरी होता है। तो हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू एक बार पूरा क्रॉस चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी पिक्चर है, कहाँ कहाँ हमारी टेबल है, कहाँ कहाँ स्मार्ट आर्ट है। तो वो सारी चीज़ें इस पर होनी थी, इसलिए हम पढ़ते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह रेफरेंस टैब में क्लियर कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर। अगर आप देखोगे इस पेज को, यहाँ से कुछ स्पेस खाली है, ऊपर भी कुछ स्पेस खाली है। अगर इधर मुझे टाइटल ऐड करना है, इधर मुझे इमेज ऐड करनी है जो रिपीट हो जाए सब पेजेस पे, ठीक है। जैसे पेज नंबर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं टॉप पे, तो सेकंड पे 1 नहीं आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो वो किसके थ्रू होता है? हेडर एंड फुटर और पेज नंबर के थ्रू। लेकिन हेडर एंड फुटर में और भी चीजें, हम एक इमेज को भी ऊपर ऐड कर सकते हैं। मुझे हेडर पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे मैंने उठा लिया, फर्स्ट सपोज करो आप ये वाला टेम्पलेट, ठीक है, ये वाला टेम्पलेट मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया टॉप पे? यहाँ पे मैंने लिख दिया DIGITAL डिजिटल CYBR साइबर CF, ठीक है, ठीक है। कर रहा हूँ यहाँ पे डेट उठा देता हूँ टुडे की, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ,
ये हेडर, इस पे एक बार फिर से क्लिक कर दो, ऐसे डबल क्लिक। अब आप देखोगे यहाँ पे ये थोड़ा डिम में लिखा हुआ आएगा, क्लियर नहीं आएगा क्योंकि ये हेडर में है। और देखो डिजिटल साइबर कैफे 1 अक्टूबर 2025। अब नीचे आ जाओ, इसमें भी देखो। अब नीचे आ जाओ, इस पेज में भी देखो, हर एक पेज के टॉप टॉप में ये हो जाएगा। और क्या होगा, अब अगर नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लाऊं, इंसर्ट में आके नेक्स्ट पेज लाता हूँ, तो उसके भी टॉप पे देख लो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ऑटोमेटिकली ये हो गया है। इसी तरह से फुटर में हम क्या करते हैं, फुटर में हम अगर नीचे कुछ चीज ऐड करनी हो, ठीक है, पहले पेज के टॉप पे ये है और बॉटम पे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक इमेज। ठीक है, एक पिक्चर छोटी सी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे है ये पिक्चर वाला ऑप्शन, यहाँ से जाके मैं ये वाली पिक्चर जो है इसको ऐड कर देता हूँ नीचे। ठीक है, और ऐड करने के बाद मुझे क्या करना है, वापस मैं फुटर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब आप देखो हर एक पेज के नीचे वाले हिस्से में ये इमेज आ गई। हेडर में भी इमेज डाल सकते हैं और फुटर में भी इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, और फुटर में आने के बाद यहाँ पे रिमूव फुटर होता है, आप रिमूव कर दो। यहीं पे होता है हेडर के सामने रिमूव हेडर, आप हेडर को रिमूव कर सकते हो, फिर एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है पेज नंबर। मैंने पेज नंबर पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये बोल रहा है टॉप आप पे बॉटम पेज मार्जिन कहाँ पे आपको रखना है। मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ से ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है, मैं ये वाला ऑप्शन उठाता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब देखना, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख लो, सब पे आ गया पेज नंबर। ठीक है, और दोबारा वापस इंसर्ट में गया और पेज नंबर पे आके यहाँ से रिमूव पेज नंबर कर दो तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स यानी कि अगर आप नॉर्मली टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, मैं एक पेज पे लिख रहा हूँ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें मैं ना लिखूँ तो मैं टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही क्लिक करो, आप ये वाला टेम्पलेट उठा लो, जैसे सीवी अक्सर बनाई जाती है, तो यहाँ पे आप देख लो ये बन चुकी है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, यहाँ से इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आके कोने में राइट क्लिक करके इसको हटा भी सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास क्विक पार्ट। क्विक पार्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है एमएस वर्ड के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टेक्स्ट को, इमेज को, टेबल को, स्मार्ट आर्ट को, हर एक चीज़ को हाइड कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट की है जिसको प्रेस करने के बाद हम उसको वापस शो भी कर सकते हैं। तो करना कैसे, इस यहाँ पे मैं इक्वल टू रैंड ला करके 2 पैराग्राफ लाता हूँ। ठीक है, 2 पैराग्राफ लाने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस 2 पैराग्राफ को मैं हाइड कर दूँ टेक्स्ट को। तो ये अभी टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट ओपन हो गया, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे याद रखना नेम आपको भूलना नहीं चाहिए, नेम जो भी रखोगे। तो मैंने इसका क्या नाम रखा, इसका नाम मैंने रखा कश्मीर। ठीक है, और मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद इस डेटा को अगर मैं अब डिलीट भी कर दूं, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया सारे का सारा। लेकिन बस एक बार KASHMIR कश्मीर वो नाम लिखो और अपने कीबोर्ड से F3 वाली की प्रेस करो, देखो आ गया डेटा वापस। यानी कि हम टेक्स्ट को भी हाइड कर सकते हैं क्विक पार्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज लाई, फर्स्ट सपोज करो मैंने ये एक इमेज लाई और मैं इस इमेज को अब हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसर्ट में आ जाओ, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास क्विक पार्ट और यहाँ पे है सेव सिलेक्शन टू गैलरी। यहाँ पे नीचे इसको क्लिक कर दो। अब यहाँ पे नेम की जगह आप लिखो TT, 2 बार मैंने लिख दिया, ये याद रखना। और उसके बाद इस इमेज को अब मैं कर देता हूँ कट, डिलीट कर देता हूँ। अब ये इमेज नहीं है, देखो मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, कहीं पर भी ये इमेज नहीं है। अब मुझे क्या लिखना है, TT मैंने लिखा और उसके बाद मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से F3 प्रेस, आ गई ये भी वापस। यानी कि MS वर्ड के अंदर क्विक पार्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हम इमेज को भी, टेक्स्ट को भी हाइड कर सकते हैं। अब बात रही टेबल की, ये टेबल है, ये मैंने टेबल डाली, इसमें मैंने लिखा है F, आप देख लेना। और टेबल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसमें मैंने लिखा है G। तो आप देख लेना, ये वाली टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मुझे इंसर्ट में जाना है, उसके बाद यहाँ पे मुझे क्विक पार्ट के ऊपर क्लिक करना है। नीचे ऑप्शन होता है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप जो नाम रखोगे माय, बस इतना लिख दिया आपने MY माय, देन ओके कर दो, कुछ भी नाम रख सकते हो। अब इस टेबल को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब देखो मैं जूम कम करके दिखाता हूँ, इस पेज पे कहीं पर भी टेबल नहीं है। तो मैंने क्या करना है, बस मैंने लिखना है माय, ठीक है, MY लिखो और F3
प्रेस करो, देखो FG वाली टेबल वापस आ गई। तो इसके अंदर हम स्मार्ट आर्ट वगैरह हर एक चीज को हाइड कर सकते हैं क्विक पार्ट के अंदर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब अगर ये क्विक पार्ट के अंदर से हमेशा के लिए डिलीट करने हैं ये वाले, देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर फोटो भी, अब ये डिलीट करने हैं तो याद रखना आप यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर अगर क्लिक करके यहाँ से डिलीट करोगे तो ये इसकी अपनी सेटिंग्स है, तो ये और काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आपको क्विक पार्ट के ऊपर आना है। अब यहाँ जैसे आओगे यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शन आता है ऑर्गेनाइज एंड डिलीट, और यहाँ से आपको सीधा बोलेगा इसको डिलीट करना है। आप यहाँ ऑप्शन नीचे देखो, आप डिलीट ओके कर दो, यस, क्योंकि इसमें आप ढूंढ नहीं पाओगे। अब उसके बाद जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया है इसमें, या मैंने फोटो ऐड किया है, यहाँ पे देख लेना, ये है फोटो। राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑर्गेनाइज एंड डिलीट। अब यहाँ पे ऑप्शन है ये टी लिखा हुआ, डिलीट कर दो, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। इसी तरह से टेबल वगैरह को भी आप डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से हुआ क्विक पार्ट खत्म। हकीकत समझो कि हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं थक भी चुका हूँ इतनी बातें करते करते, इतने ऑप्शन समझाते समझाते। तो बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बाकियों तक भी पहुंचे। आगे एक ऑप्शन है हमारे पास वर्ड आर्ट। दरअसल वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट को समझने के लिए जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड, अब इसकी मैं पोजीशन वगैरह चेंज करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद वर्ड आर्ट में जाना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाएंगे कि आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से रहे, है ना। तो ये लिखा हुआ थोड़ा बड़ा आ जाएगा। अगर आपको माइनर चेंजेस करनी है तो आप इस तरह से इसमें माइनर चेंजेस कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो एस को कैपिटल कर दो, यहाँ से भी मैंने एस को कैपिटल कर दिया, और जी को भी हम कर देते हैं कैपिटल। अब इसके बाद मैं जैसे ही ओके करता हूँ, आप देख लेना ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इसके खुल जाते हैं। दरअसल ये भी शेप फॉर्मेट है, आप इसको और पोजीशन दे सकते हो, ऐसे ऐसे इस तरह से डिफरेंट पोजीशंस पे आप इसको रख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे करोगे, और आप चाहो तो इसको और नीचे भी कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके पास ड्रॉप डाउन आते हैं, आप इनको ऐसे कर सकते हो, बड़ा या छोटा ऐसे ऊपर, ठीक है। अब ऐसे करोगे तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो बाहर कर्सर रखने के बाद आप देख लो, इसमें लेटर हेड वगैरह अक्सर बनाई जाती है, स्कूल की भी लेटर हेड कुछ इस तरह से होती है। इसके कुछ माइनर ऑप्शन है, इनको भी देख लो। आप इस टेक्स्ट को अगर वर्टिकल रखना चाहते हो तो वर्टिकल इस तरह से रख सकते हो, अलाइनमेंट करना चाहते हो उसको सेंटर में, या इसको और चेंज करना चाहते हो, स्ट्रेच करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप अगर चाहो तो इसमें कलर वगैरह भी आप इसका चेंज कर सकते हो, यहाँ से कलर चेंज करोगे, ठीक है। शेडो इफेक्ट्स में आप इसके पीछे शेडो वगैरह भी रख सकते हो, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी स्टाइल दे सकते हो, ऐसा स्टाइल भी दे सकते हो, इस तरह का स्टाइल, ऐसा स्टाइल भी दे सकते हो, इवन कि आप ऐसा भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये बाकी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। तो ये ऑप्शन होता है किसका, इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट का, जिसके जरिए हम टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है। उसके आगे वाला ऑप्शन होता है ड्रॉप टैब। मैं एक बुक लिख रहा हूँ ऑन, वैसे जो ओ वाला अल्फाबेट है इसको मुझे इतना बड़ा करना है कि बाकी पैराग्राफ इसके साथ साथ आ जाए, तो उस वक्त हम इसको ड्रॉप कैप लगा देते हैं। कैसे, जैसे मैंने ये एक सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे ड्रॉप कैप करना है। यहाँ पे ये बोल रहा है इस तरह से ड्रॉप कैप करोगे या इन मार्जिन इस तरह से, और मैंने ऐसे किया। अब आप देख सकते हो इसके साथ वाले जो तीन लाइनें हैं वो ओ एन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तीन लाइनें इसके साथ में आ गई। अब आप इससे भी बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको बड़ा और भी कर सकते हो इस तरह से। अब आप देखो इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, साथ में टेक्स्ट वगैरह इसके पीछे आएगा। तो ये ऑप्शन होता है यूज किसका, ड्रॉप कैप का, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन होता है सिग्नेचर लाइन। अगर आप अपना सिग्नेचर डालना चाहते हो एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के नीचे, तो आप ऐसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, जैसे MANAGR मैनेजर आपने लिख दिया, नीचे आपने लिखा KHALID खालिद, ठीक है, और आपने कर दिया ओके। अब देखो यहाँ पे ये है जगह मैनेजर खालिद, आपका सिग्नेचर आ चुका है। डॉक्यूमेंट के लास्ट पे सिग्नेचर हो चुका है। अब आप डेट एंड टाइम डालना चाहते हो, इस पे कर्सर रखोगे। अब ये बोलेगा आपको ऐसे लिखना है वेडनेसडे अक्टूबर 1 2025, या इस तरह से। आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट एक उठा लो, जैसे मैंने ये पहले वाला उठाया, आप देख लो डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ये इतना अच्छा बेहतरीन ऑप्शन होता है, इसके जरिए हम डायरेक्ट वर्ड में से एक्सेल में काम कर सकते हैं, सीधा शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में। तो एक्सेल ही में नहीं, बाकी किसी सॉफ्टवेयर में भी हम काम करने के लिए कहाँ से जाते हैं, ऑब्जेक्ट से जाते हैं। देखो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इस पे इसके ऊपर क्लिक किया। अब जैसा ही क्लिक किया यहाँ पे देखो फोटोशॉप वगैरह खुल गया, तो मुझे कहाँ जाना है, एक्सेल में।
और मुझे एक्सेल में काम करना है, तो कहाँ से एक्सेल, यहाँ पे चार्ट है, एक्सेल बाइनरी शीट है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ बाइनरी शीट पे। ओके, तो एमएस एक्सेल आपके सामने खुलकर आ चुका है। देखो ये आप देखो, अब देखो ये वाले ऑप्शन है जितने भी हैं, इंसर्ट है, लेआउट है, फार्मूलाज है, डेटा है, अब कौन सा है, ये एक्सेल का है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कट। ये बोल रहा है सेव करना है, अगर सेव तो यस वरना नो। ठीक है, अब वापस हम आगे किसके अंदर, अपने एमएस वर्ड के अंदर। प्रोजेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। ठीक है, आता है इक्वेशन। इसका मतलब होता है अगर आप एमएस वर्ड के अंदर मैथ का कोई काम कर रहे हो, अगर इक्वेशन डालनी है नीचे पेज के नीचे, तो यहाँ से आप इक्वेशन पे क्लिक करते हो, ये सारी इक्वेशन आपके सामने आ गई। आप मैथ की कोई एक इक्वेशन डाल दो, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन होता है सिंबल। अगर आपको कोई सिंबल ऐड करना है, मैं यहाँ पे ट्रेडमार्क का एक सिंबल लगा दिया है और इंसर्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये लो टीएम आ चुका है। थोड़ा सा जूम करने के बाद ट्रेडमार्क का ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही आपका इंसर्ट टैब हुआ खत्म।